अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खान और मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज खान। उम्मीद करती हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे, अच्छी सेहत में होंगे। तो नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज करेंगे एक अहम न्यूज़ के साथ जिसका फैसला किया गया है वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जानिब से। तो नाजरीन, बिजली बचत प्लान के तहत जो मुल्की हालात व वाक़यात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मार्केट्स को रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया। और एहसन इकबाल साहब ने बताया है कि जो कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास है वो हुआ जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी थी। शुरुका ने तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेने के बाद 1 जुलाई से रात 8 बजे तक दुकानें बंद करने की मंजूरी दी है। बिल्कुल, लेकिन नबीहा पहले भी ऐसे बहुत से फैसले हुए हैं, लेकिन हमने देखा कि इन पर कभी भी अमल दरामद नहीं हुआ, क्योंकि जो ताजरान है फिर उनकी जानिब से स्ट्राइक की कॉल दे दी जाती है। अगर हुआ है तो बड़ा सख्त रिएक्शन सामने आया और वो आना शुरू हो गया है। तो एहसन इकबाल ये कह रहे हैं कि मौसम गर्मा में सबसे बड़ा जो मसला है वो बिजली की पैदावार का है। घरेलू सारिफिन की तलब भी पूरी करनी है, तो उसके लिए जो बाजार हैं उनको रात को जल्द बंद करने पर सबकी जानिब से इत्तफाक किया गया है। और हम इस हवाले से मुस्तकबिल में भी कुछ मजीद अहम फैसले भी करेंगे। तो हुकूमत ने सिर्फ 8 बजे मार्केटें बंद करने का फैसला नहीं किया, बल्कि इसके साथ साथ जो पुराने बल्ब हैं उनकी जगह अब नए LED लाइट्स आ गए हैं जो एनर्जी को सेव करते हैं। और साथ साथ जो ग्रीन एनर्जी मंसूबा है ये कहा जा रहा है कि अब उस पर भी अमल किया जाए। बिल्कुल, अगर दूसरी जानिब बात की जाए, ये तो हुकूमत की जानिब से कदम उठाया गया है। दूसरी जानिब जो ताजिर बरादरी है उन्होंने वफाकी हुकूमत की जानिब से तवानाई बचत प्लान के तहत रात 8 बजे मार्केट्स बंद करने का जो फैसला है उसको मुस्तरद कर दिया है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजुरान ने हुकूमती फैसले पर रद्द अमल दिया है और ये मुतालबा किया है कि हुकूमत 8 बजे दुकानें बंद करने का फैसला वापस ले। अनवार, जहां पर हम दुनिया भर में देखते हैं कि जो मार्केट्स हैं, जो मॉल्स हैं, वो 5 बजे बंद कर दी जाते हैं, वहां पर हमारे यहाँ पूरा का पूरा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हमारे यहाँ जो लोगों का लाइफस्टाइल है, जो कारोबारी तबका है, क्योंकि उनको सुबह नहीं उठना और फिर हम लोग भी अपनी सहूलत देखते हैं, रात को शाम को ही बाजारों का रुख करते हैं, जिसकी वजह से कितने बड़े क्राइसिस का हमें सामना करना पड़ा है। अगर ये फैसला से चंद साल पहले कर लिया गया होता तो शायद हमारी तबीयत मिजाज भी उसके मुताबिक ढल चुके होते और जिस नुकसान को हम इस वक्त भुगत रहे हैं उससे भी हमें थोड़ी सी हम बच जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये नबिया, ये तो फैसला अगर आप मार्केट जल्दी ओपन करेंगे तो फिर उस पर असर पड़ेगा कि 9 बजे अगर मार्केट्स खुल रही हैं, अगर मार्केट्स खुल ही 12 बजे रही हैं तो जो लोग जॉब पर मौजूद हैं, 9 to 5 काम कर रहे हैं, 10 to 6 काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने मार्केट्स में जाना है, कोई शॉपिंग करनी है, तो वो किस तरह से शॉपिंग करेंगे, वो किस टाइम पे करेंगे? जैसे कोविड के दिनों में हमने देखा था कि इस चीज को प्रैक्टिकल किया गया था और लोगों की जिंदगी में भी काफी डिसिप्लिन आया था। सुबह सवेरे हम देखते थे कि लोग ग्रोसरी स्टोर्स पर भी हमें नजर आते थे। तो ये जो रातों को हमारे यहाँ अनवार एक रिवाज है, क्योंकि तबीयत मिजाज हमारी आदतें बिगड़ी हुई है। वेस्ट में लोग 6 बजे 8 बजे सो जाते हैं, हमारे यहाँ तो लोग इस टाइम उनका दिन का आगाज हो रहा होता है। तो इस वक्त हमें सबको समझने की जरूरत है कि जो मुल्की मुआशी बहरान है वो किस हद तक बढ़ चुका है। और इसके साथ साथ ये जो मुआशी बहरान है इस पर हम देख रहे हैं कि एक जो बिजली का ये एनर्जी पावर सेक्टर है, पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे ममालिक को हम देख रहे हैं तो वो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर शिफ्ट हो रहे हैं, सोलर पर शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सोलर उतना ही महंगा कर दिया गया है, लोगों की पहुंच से दूर कर दिया गया है। तो शायद हुकूमत को इन तमाम स्टेप्स पर भी सोचना होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। एक के बाद दूसरी मुश्किल, PTI फंस गई। फरागोगी के कारनामे ज़बान ज़दे आम, नैब रडार पर। सियासी कलाबाजियां शुरू, कल के दोस्त आज दुश्मन हो गए। सुप्रीम कोर्ट में अहम केस, 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। और बाबर और रिजवान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट हो गए। तो नाज़रीन, सूरत हाल ऐसी नहीं है जैसी दिखाई दे रही है। जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि जो सियासी मैदान है उसमें हलचल बढ़ती चली जा रही है। अगर PDM को इंतखाबी इत्तेहाद में तब्दील करने पर तमाम जमातों का इत्तेफाक हो गया तो ये एक अनोखा सियासी वाकया होगा। और ये सबको मालूम है कि जो इंतखाबात का सबसे बड़ा मार्का है वो पंजाब में होगा। बिल्कुल, तो मफाहमत के बादशाह समझे जाने वाले आसिफ जरदारी लाहौर में कदम जमाए बैठे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने होंगे, जिसके लिए आसिफ जरदारी भी इस वक्त भरपूर तैयारी में नजर आ रहे हैं। और ये जो PDM का इत्तेहाद है ये कब तक जारी और सारी रहेगा, कब तक कायम रहेगा, ये देखना अभी बाकी है। तो जो लोग भी PTI छोड़ रहे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उनकी शमूलियत बढ़ती जा रही है
और दिलचस्प और काबिल जिक्र पहलू ये है कि पंजाब में आसिफ अली जरदारी और काफ लीग का रोल भी बहुत ही अहम होगा। अगर इंतखाबात अक्टूबर नवंबर में हो गए तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ भी अच्छा वोट हासिल करने में कामयाब हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसके साथ साथ मुस्तकबिल में पंजाब में मखलूत हुकूमत भी हो सकती है, इस हवाले से भी बात हो रही है। बहरहाल जो आसिफ अली जरदारी हैं उनको पंजाब में पीपल्स पार्टी की पोजीशन पहले से बेहतर इस वक्त दिखाई दे रही है। अच्छा, उधर जहांगीर तरीन ग्रुप भरपूर तरीके से मुतहर्रिक है, परवेज खटक समेत पीटीआई छोड़ने वालों से राब्ते भी हो रहे हैं, जबकि जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह है वो 9 मई के वाकयात को सियासी एहतजाज नहीं बल्कि बगावत का नाम दे रहे हैं। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे, एनालिसिस लेंगे। सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ इम्तियाज गुल साहब आगे चलकर प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। लेकिन जो हम देख रहे हैं सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। जहांगीर तरीन के भी लंदन जाने के हवाले से इत्तलात सामने आ रही कि वो वहां पर भी जाएंगे, मुज़ाकरात करेंगे, मुलाकात करेंगे। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी हम कल के प्रोग्राम में भी बात, मुस्लिम लीग नून अच्छा भी हमें इस पूरे तक मामले में एक्टिव दिखाई नहीं दे रही। जिस तरह से आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी खासकर पंजाब की सियासत में बड़ी दिलचस्पी ले रही है और लग रहा है कि अपने कदम जमा रहे हैं और आने वाले इंतखाबात में स्ट्रांग पोजीशन भी पीपल्स पार्टी की बन सकती है। और जो लोग पीटीआई से इस वक्त अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं उनकी बड़ी तादाद या तो काफ लीग में जा रही है और पीपल्स पार्टी से भी राबते में है, जहांगीर तरीन के इर्द गिर्द मौजूद है। और ये डिसीजन करने की कोशिश की जा रही है कि जहांगीर तरीन किसी पार्टी में जम होंगे या अपनी पार्टी बनाएंगे या दूसरी पार्टियों के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। तो जो सियासी हालात हैं वो वक्तन फवक्तन बड़ी तेजी से तब्दील होते भी दिखाई दे रहे हैं। और इसी तनाजुर में जो पीडीएम है वो देखते हैं कि वो इकट्ठी रहती है या उसका शराजा बिखर जाता है। जो अभी तो दोस्त नजर आ रहे हैं बजाहिर, वो आगे इंतखाबात में आमने सामने होंगे और फिर किस तरह से एक दूसरे को फेस करेंगे, किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ अपनी कैंपेन करेंगे, क्योंकि अपने आप को बेहतर दिखाएंगे तो फिर ही उन्हें वोट बैंक जो है वो उनका बन सकेगा। अच्छा, ऐसे में मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा या जो लीडरशिप है वो इमरान खान का जो तन्हाई वाला एक वो स्टेटमेंट सामने आया था उस पर काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी तनख्वाही कम करने के लिए अहम खबर आपके साथ ये शेयर कर दें, आपने भी कल देखी होगी कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब है उनको जेल से रिहाई का परवाना मिल चुका। उसके बाद उन्होंने मीडिया टॉक भी की और उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक है ये पाकिस्तान की आवाम के लिए, उनकी भी काफी खैर गुफ्तगू जो थी उन्होंने मीडिया टॉक की बाद में। और आगे अब पीटीआई का लाहमल क्या होता है, क्योंकि खान साहब से मुलाकात भी उनकी होगी जिसके बाद जो है वो कुछ अहम हिकमत अमली या फैसले मेरे ख्याल से सामने आएंगे। तमाम मामलात में हम ये देख रहे हैं कि शायद इंतजार तो नून लीग की जानिब से किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब किसी तरह से वापस आए और वो आकर लीड करें, वही आके जो पार्टी की पॉलिसीज हैं वो लोगों को समझाएं या बताएं। जिस तरह से नवाज शरीफ के दौर में नून लीग एक्टिव थी, उनके बाद से अभी मरीम नवाज भी हम देख रहे हैं खामोश बैठी हैं, उनकी तरफ से भी कोई कैंपेन नहीं की जा रही, कोई मीटिंग्स नहीं की जा रही। अगर हमजा शहबाज की बात करें, शहबाज शरीफ की बात करें तो वो अपनी अपनी जो मसरूफियात हैं उनमें दिखाई दे रहे हैं। तो साथ ही साथ मैंने कुछ तस्वीर देखी हैं सोशल मीडिया पर कि लाहौर में अब पीपल्स पार्टी के परचम लगने शुरू हो गए हैं। तो पीपल्स पार्टी अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है इस वक्त तमाम जमातों को कि इस बार जो मार्का होगा पंजाब का वो इसमें पीछे रहने वाले नहीं हैं किसी भी सूरत में। साथ ही साथ जिस तरह हम 9 मई के वाकयात का जिक्र करते हैं तो 9 मई के वाकयात के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो काफ़ी अरसा महसूस भी किए जाते रहेंगे। जो भी तकरीरें की गई हैं, जो भी वाकयात हुए हैं पीटीआई के सरबराह की जानिब से, 1 साल मुसलसल हम देखते आ रहे हैं कि तकरीरें की गई, उनकी जानिब से इदारों को निशाना बनाया गया। तो अब जो पीटीआई के साथ हो रहा है वो बहुत शानदार तो नहीं है, लेकिन अगर मुल्की सालमियत पर हमला हो जाए तो फिर जो गैर मकबूल फैसले हैं वो भी लेने पड़ते हैं। बिल्कुल, ये तो हमने सियासी जो माहौल था या जो सियासी हवाल था, सियासी मौसम था, वो आपके साथ शेयर किया। मौसम के हवाले से भी हम आपको अपडेट करते रहते हैं, लेकिन अभी जरा प्रोग्राम में क्रिकेट के हवाले से अपडेट करते हैं, कोई अच्छी खबर भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो नाज़रीन, जो कौमी कप्तान हैं बाबर आजम और हमारे विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनका कोर्स मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, बड़ी अच्छी पिक्चर सोशल मीडिया पर बाबर की, रिजवान की देखने को मिली और सिर्फ कोर्स मुकम्मल होने के बाद अब यादें बाकी रह गई हैं। बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट, मीडिया एंड स्पोर्ट्स का 3 रोजा कोर्स मुकम्मल करने के बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर समेत मुख्तलिफ मकामात पर गए और हर जगह अनवार ये मरकज़े निगाह बने रहे। हमारे स्टार्स हैं, चैंपियंस हैं, दोनों क्रिकेट स्टार्स के हमरा फ्रेंच मार्शल आर्ट्स के माहिर फ्रांसिस गानो थे, नाइजीरियन मार्शल आर्ट्स के माहिर कुमार उस्मान थे और अमरीकी फुटबॉलर जेम्स विंस्टन भी मौजूद थे।
और बाबर की तस्वीर में 5 तालिब इल्मों समेत उनकी जो खातून टीचर थी, हम इस तस्वीर में उन्हें भी दे सकते हैं, वो भी यहीं पर मौजूद थी। तो तस्वीर के साथ बाबर आजम की जानिब से जो कैप्शन उन्होंने मेंशन वहाँ पर की है, मद्दाहों को बहुत वो पसंद आई है। और वो ये लिख रहे हैं कि तीनों खिलाड़ियों को पहले उन्होंने मेंशन किया और लिखा कि जब इन जैसे चैंपियंस क्रिकेट खेलने में इंटरेस्टेड हो तो उन्होंने कहा कि रिजवान और मुझे तो शायद कोई और स्पोर्ट खेलना चाहिए। कैप्टन की जानिब से इस तरह की हौसला अफजा स्टेटमेंट सामने आए, इस तरह की, आई थिंक कि ये ही लीडर की भी बात होती है। ऑब्वियसली पूरी टीम को लीड करते हैं इन ग्राउंड, और ये इस तरह की कैप्शन और ये जो प्यार वाला जज्बा बाबर ने जेस्चर एक दिया है ऑन सोशल मीडिया अपने कोलीग्स के लिए, आई थिंक ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार था। अच्छा, जहां पर बाबर का ये जेस्चर इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, वहां पर रिजवान एक मर्तबा फिर से वायरल हो गया। आपको पता है जब रिजवान की जो एक स्पिरिचुअल साइड है, जब भी वो दिखाते हैं तो लोगों में वो घर कर जाते हैं। और हमने देखा कि अमेरिका में भी कुछ इस तरह के मनासिर है जहां पर उन्होंने अजान दी और नमाज पढ़ी और वो तस्वीर खासी वायरल हुई। हमने देखा कि अमेरिका में सड़क पर नमाज पढ़ने और उनकी अजान देने की जो वीडियो है वो वायरल हुई है। साथ ही साथ उन्होंने जो उनकी टीचर थी उनको भी कुरान पाक का अंग्रेजी तर्जुमा तोहफे में दिया है और जिसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई है। तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पहले 2 क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की है। इसके अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एजुकेशन प्रोग्राम के दौरान इन दोनों की ये तस्वीर भी मंजर आम पर आई हैं और अब ये वापसी के लिए मेरे ख्याल रवा दवा है अपनी मंजिल की जानिब, और बड़ा ही सराहा जा रहा है शायकीन की जानिब से भी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कहा जाए कि क्रिकेट प्रमोट किया गया है, एक गुड विल, एक गुड जेस्चर जो है वो वहां पर देखा गया, तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। चलिए वापस आते हैं सियासी मंजरनामे की तरफ। सीनियर तज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। लगारी साहब, 9 मई के वाकयात के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो काफी अरसा महसूस किए जाते रहेंगे। आप नहीं समझते कि ये सब उन तकरीरों और वाकयात की वजह से हुआ जो PTI के चेयरमैन 1 साल से कर रहे थे? मेरा ख्याल है कि 9 मई अभी तक चल रहा है। पहली बात यह है कि ये समझा जाए कि 9 मई खत्म हो चुका है तो ये गलती होगी, ये हमारा बिल्कुल अंदाजा गलत होगा। ये रियासत को, रियासत के इदारों को, हुकूमत को, हुकूमत में जो लोग हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन जो अटैक हुआ था, जो कुछ होना था, जो कुछ किया जाना था, उसका अमल अब तक जारी है। और ये ना समझा जाए कि 9 मई खत्म हो गया है और 9 मई के जो करैक्टर्स हैं वो खत्म हो गए हैं, 9 मई के जो फैसिलिटेटर हैं वो खत्म हो गए हैं, 9 मई के जो करने वाले हैं वो खत्म हो गए हैं। बिल्कुल नहीं समझा जाना चाहिए। और ये सीधा सीधा महज फौजी तनसीबात पर हमला नहीं था, महज ये नहीं था कि ये अपना जो है वो आपके कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ या GHQ पर हमला हुआ था। ये असल में रियासत पर, जिसका नाम पाकिस्तान है, जिसका एक जोग्राफिया है जो काशगढ़ से लेकर यहाँ आपके जीवनी तक और तुफ्तान तक है, इस रियासत पर हमला हुआ था। इस जोग्राफिया पर भी हमला हुआ और इस रियासत पर भी हमला हुआ और ये जारी है। एक मिनट के लिए भी ये थमा नहीं है। और रियासत के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो इसे चला रहे हैं और इसे वो ताकत के मराकज में भी हैं, वो चला रहे हैं इसको और ये आगे लेकर जा रहे हैं। और अल्लाह ना करे कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है तो फिर ये एक बड़ी खाना जंगी की शक्ल भी इख्तियार कर लेंगे। मैं इतनी बड़ी बात आपके चैनल पर कह रहा हूं तो मुझे खदशात हैं कि मुझे लग रहा है कि ये 9 मई अभी तक चल रहा है और इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और ये बिल्कुल एक बड़े खतरनाक तरीके से ये बाहर निकल सकता है। और जब तक इसके वो तमाम फैसिलिटेटर वो जहां भी, लेकिन लगाई साहब 9 मई को जो कुछ भी हुआ सानी है 9 मई, उसके बाद हम देख रहे हैं कि PTI के साथ भी जो कुछ हो रहा है वो भी बहुत शानदार तो नहीं है और वो नतीजा भुगत भी रहे हैं। लेकिन कि मुल्की सालमियत पर हमला हो जाए तो फिर अब जो गैर मकबूल फैसले हैं वो भी लेने पड़ते हैं। फौज और अवाम को किसी भी सूरत ऑब्वियसली सामने नहीं आना चाहिए। नहीं, मकबूल और गैर मकबूल की बात नहीं है। बात यह है कि जब रियासत पर बात बन आए जी, और आपने इस रियासत, पहली बात यह है कि एक 76 साल तक एक बयानिया बनाया गया कि नहीं ये रियासत जो है फुला वजह से, इस वजह से बनी। भाई ये तारीखी जोग्राफिया है, इस जोग्राफिया के बारे में अब हम दूर किया जाए कि ये गैर फित्री, ये जो बनाया जाए कि मुख्तलिफ चीजों को बनाकर हमने इस रियासत को बनाया। ये रियासत
फितरी है, 5000 साल से इसका यही जोग्राफिया है। और इंडस वैली की पूरी जहां जहां दरिया सिंध और उसके माउंट दरिया बहते हैं वही पाकिस्तान है, और वही 5000 साल की इसकी तारीख जो आप 14 अगस्त से गिनेंगे तो वो नहीं होगी। ये एक रियासत है और मुस्तकिल रियासत है। अगर ये मुख्तलिफ अदवार में उसकी जोग्राफिया हैसियत कुछ भी हुई हो, लेकिन ये एक तारीखी जोग्राफिया है, इसको हमने संभाल कर रखना है। और इसके खिलाफ साजिश हुई है, और यहाँ पर जो रियासत वजूद रखती है उसके खिलाफ साजिश हुई है, और उस पर हमला हुआ है, और ये हमला जारी है। ठीक है लगारी साहब, शाह महमूद कुरैशी में भी रिहा हो चुके हैं, आपको क्या लग रहा है उनका जो सियासी किरदार है, सियासी मुस्तकबिल है, वो क्या होगा? वो ये कह रहे हैं कि अभी पीटीआई चेयरमैन से एक तफसीली मुलाकात करेंगे, उसके बाद कोई फैसला फिर सामने आएगा। एक तो ये कि मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे उनके ऊपर कोई तनकीद हो सकती है, कोई बात मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो उस पूरे के पूरे रियासत मुखालिफ बयानिए में शायद उसका हिस्सा नहीं है। और उनकी मुलाकात जो भी हो सकती है, इमरान खान के बारे में मेरा अपना परसेप्शन ये है कि वो एक आला कार हैं, वो किसी का भी हो सकते हैं, और उसके साथ उनके साथ जो अंदर लोग मौजूद हैं सिस्टम में, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर मौजूद हैं, वो भी इस सारे अमल का हिस्सा है। शाह महमूद कुरैशी एक फर्द है, एक सियासतदान है, और ज़ाहिर मुल्तान से उनका ताल्लुक है, और वो इस रियासत के खिलाफ मैं अपने तौर पर ये समझता हूँ नहीं जा सकता। लगाई साहब, पंजाब की अगर सियासत का जायजा लिया जाए तो बड़ी जबरदस्त सियासी गेम चल रही है। बज़ाहिर नून लीग तो एक्टिव दिखाई नहीं दे रही है, फिलहाल आसिफ अली जरदारी, काफ लीग और जो तरीन ग्रुप है वो काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा आप? मैं समझता हूँ कि पंजाब इस बार अगर इलेक्शन होते हैं, और होने चाहिए, पहली बात कि मैं इस पर इसरार करता हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए, हमें आवाम से रुजू करना चाहिए, और ये सारी बातें वाज़ेह करके आवाम के साथ रुजू करना है कि रियासत पर अटैक कैसे हुआ है। इसके बाद हम आगे जाएं, और हमें उन तमाम लोगों को बज़ोर इस अमल से बाज रखना होगा जो पाकिस्तान की रियासत को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। पहली बात ये, लेकिन पंजाब जो है वो कई हिस्सों में वो मुनकसिम हो रहा है। PMLN वहाँ की एक बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी कुव्वत है, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आसिफ अली जरदारी एक जमाने में इनकी पार्टी पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर से ये जो 70 का इलेक्शन था उसमें स्वीप किया था पीपल्स पार्टी तमाम शहरों में, यानी बहुत कोई पुराना जमाना नहीं है, ये 50, 52, 53 साल पहले का जमाना है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अल्लामा इकबाल के साहबजादे डॉक्टर जावेद इकबाल को लाहौर से शिकस्त दी थी, और लाहौर की सारी सीटें उन्होंने ले ली थी। तो अब एक जमाना वो भी था, फिर एक मुसलसल अमल के जरिए उसे मिनिमाइज किया गया। अब अपना रिवाइवल उसका हो रहा है, अब देखें किस हद तक होता है। PMLQ एक जमाने में जाहिर उसका एक असर रहा है, और वो एक किंग्स पार्टी के तौर पर भी रही है, और उसके असरात भी रहे हैं। अब वो आगे आती है और उसका किरदार बनता है तो वो भी बनेगा, और यकीनन बाल सीटें उनकी हैं मौजूद। इसी तरह से जहांगीर तरीन भी एक ग्रुप की सूरत में आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी या PTI के वो लोग जो इस सारे अमल में शरीक नहीं थे, वो आगे बढ़ते हैं, तो वो एक हिस्सा होंगे। पंजाब मुनकसिम मैंडेट देगा, और ये मुनकसिम मैंडेट जो है वो किसी एक पार्टी के शायद हक में न जाए, लेकिन बहरहाल ये हो सकता है कि PMLN एक बड़ी पार्टी हो। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। देख लेते हैं ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, कल कोयटा में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां एयरपोर्ट के करीब कार पर मुसल्लह अफराद की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में एडवोकेट अब्दुल रज़्ज़ाक मार दिए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस में वो पिटिशनर भी थे। एयरपोर्ट के करीब आलमा चौक पर ये वाकया उस वक्त पेश आया है जब अब्दुल रज़्ज़ाक एडवोकेट
अपने घर से गाड़ी में अदालत की जानिब जा रहे थे कि पहले से वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे और उन्होंने उन पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। इस वाक़े के खिलाफ वकला की जानिब से अदालतों के बॉयकॉट का भी अब ऐलान कर दिया। और दूसरी जानिब अता तारड़ ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि एडवोकेट अब्दुल रज़ाक को चेयरमैन पीटीआई ने कत्ल करवाया है, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन रऊफ ने इसको इल्ज़ाम करार दिया है। इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है राहिब खान बलीदी, एडवोकेट, ओहदेदार बलोचिस्तान कौंसिल। बहुत शुक्रिया राहिब साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कल पेश आया है, वकला बरादरी में ऑब्वियसली तशवीश की लहर होगी, क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा इसके बाद? देखें, कल ये वाक़या ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ पे शाहराह आम है, वहाँ पे एयरपोर्ट का रोड है और इसके करीब में पुलिस की चप्पे चप्पे पे चौकियाँ हैं और वहाँ पे एफसी की चौकियाँ हैं, कैंट करीब है। वो वकील जो कि अपने हाई कोर्ट में केस की हेयरिंग के लिए जा रहा था, तो उसको टारगेट करना और बाआसानी से मुसल्लह अफराद का फरार होना, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी पुलिस की नाकामी है और इंतजामिया की नाकामी है कि वकील को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुके हैं। जहाँ तक बात है अब्दुल रज़ाक शर की, अब्दुल रज़ाक शर सुप्रीम कोर्ट बार के हमारे साहब का उदार थे, उन्होंने आपका वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक केस दाखिल की हुई थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी भी हुकूमती नुमाइंदों को ये इससे पहले जब तक तफ्तीश नहीं हो, कंप्लीट तफ्तीश नहीं हो कि उनके जो फैमिली मेम्बरान को यह हक पहुँचता है कि वो किस केस में किसको नामज़द करते हैं, तो वो पहले अपने इस केस में नामज़द करना चाहें वो उसको कर लें। ठीक है, तो राजस्थान बार कौंसिल ने आज जी अदालती कार्रवाई का मकबूल बाइकाट कर रखा है और हमारा ये मुतालबा है कि मुलजमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, तो राहिब साहब, आपको क्या लग रहा है, उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी, कोई इस तरह का कोई वाकया पहले को पेश आया हो, कोई बात हुई हो, या आपको लग रहा है कि टारगेट किलिंग है, दहशतगर्दी का मामला ही है? मैं समझता हूँ सर, बदकिस्मती से बलूचिस्तान में एक कबायली मामला पहले से भी चलते आ रहे हैं कि अगर कोई एक बंदा अगर ख़ानदान का कोई बंदा अगर किसी को कत्ल कर ले तो उनके जो पढ़े लिखे लोगों को टारगेट किया जाता है। तो ये अब्दुल रज़ाक शर ने इससे कबल भी हमें इस खदशा का इज़हार किया था कि मुझे शायद निशाना बनाया जाए कबायली मामलात में, और उसने पुलिस को कई बार कहा गया था उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, लेकिन पुलिस उसको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी थी। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा वाक़या है, बलूचिस्तान की तारीख का बड़ा वाक़या है। सुप्रीम कोर्ट का वकील था, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आला सतह पर तहक़ीक़ात होने चाहिए, जो भी मुलव्वस हैं, जो भी इनकी पीछे जो भी मोहरक़ात हैं उनको सामने लाना चाहिए और अब्दुल रज़ाक शर के जो लवाहिकीन हैं, इनके जो ख़ानदान, उनको इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा, इससे पहले भी हमने देखा है राहिब साहब के जो अफरीदी साहब हैं उनका अदालत में जिस तरीके से मर्डर हुआ, और आपको लगता है कि सिक्योरिटी इदारों के अंदर इस तरह के वाक़यात होना, किस तरह से देखते हैं आप पूरे मामले को? मैं समझता हूँ, देखिए बलूचिस्तान के अंदर 8 अगस्त 2016 को एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था जिनमें हमारे 56 के करीब वकला शहीद हुए थे, 92 के करीब वकील हमारे ज़ख्मी हुए थे। तो तब तक बलूचिस्तान एक उस वक्त टारगेट की जद में है, बलूचिस्तान के वकला को मुख्तलिफ बहानों से टारगेट किया जा रहा है। अदालतों के अंदर ये वाक़या हुए हैं, नसीराबाद में वकला के ऊपर फायरिंग किया गया, दुक्की के अंदर वकला के अंदर फायरिंग किया। अब ये एक पहला वाक़या नहीं है, ऐसे वकील को कोयटा के आम शाहरा पे सबसे बड़ी सवाल ये बनता है कि शाहराह आमा जहाँ पे एयरपोर्ट का रोड है, जहाँ पे रोज़ाना तौर पर सैकड़ों गाड़ियों का आमदोरफ्त है और स्पेशल जो VIPs का मूवमेंट है, वहाँ पे पुलिस है, वहाँ पे इंतजामिया है, मुसल्लह अफराद कैसे इस तक पहुँचते हैं और किस तरीके से वकील को टारगेट कराते हैं, और सबसे बड़ी बात है वकील वो बाआसानी फरार भी हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर खुसूसन कोयटा इस वक्त बदअमनी के लहर में है। ठीक है, तो जिस जानिब आप देख रहे हैं अता तारड़ ने इशारा किया है, आपको लग रहा है कि उसमें भी कोई हकीकत है? वो ये कह रहे हैं कि PTI चेयरमैन को नामजद करना चाहिए इस मुकदमे में, या फिर इस मामले पर आपको लग रहा है कि सियासत ही की जा रही है? मैं समझता हूँ जब तक इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, असल मुहरक़ात सामने नहीं लगे, चाहे जो भी इसमें मुलव्वस है, अगर PTI चेयरमैन इसके मुलव्वस है तो उसको भी सज़ा मिलना चाहिए और कोई मुलज़म भी उसमें मुलव्वस है उसको भी सज़ा मिलना चाहिए। इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन से पहले किसी के ऊपर मोरद इल्ज़ाम ठहराना ठीक नहीं है। अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई नहीं है और गिरफ्तारी से कबल अगर हम बातें करना तो मुनासिब नहीं है। ठीक है। अच्छा राहिब साहब, वैसे तो तहरीक इंसाफ की जानिब से भी जो स्टेटमेंट है, मौक़िफ़ है, हसन रऊफ की जानिब से सामने आ चुकी है, वो कह रहे हैं कि महज इल्ज़ाम है। आप ये बताएं कि जैसे मैंने पहले भी आपसे पूछा कि वकला के कत्ल के हवाले से बहुत सारे वाक़यात रूनुमा पहले भी हो चुके हैं, कोई पहला वाक़या नहीं है। आपको लगता है इस बार पुलिस मुकम्मल तफ्तीश कर पाएगी, लवाहिकीन को इंसाफ मिल पाएगा?
मैं समझता हूँ कि 8 अगस्त के बाद जस्टिस काजी फाइसा के सरबराह में इनके मुहरक़ात पे एक बहुत बड़ा हमारे कमीशन बना था। 40 दिन का वो कमीशन चला, लेकिन बदकिस्मती से उस कमीशन की अभी तक कोई नताइज सामने नहीं लाए। बदकिस्मती ये है कि ये जो दहशतगर्दी वाक़यात जो रोनमा हो रहे हैं, आया बामुसल्लह अफराद कैसे घुसते हैं, कैसे आते हैं, और बामुसल्लह अफराद को ये एक्सेस किस तरीके से दी गई है कि वकला को टारगेट करें, आम शहरी को टारगेट करें, लोगों को टारगेट करें। तो मैं समझता हूँ कि जब तक इसकी आज़ादाना तहक़ीक़ात नहीं होगा, इनके लिए एक जुडिशल कमीशन तश्कील दी जाए, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी इसमें मुलव्वस हैं, अगर कोई सियासी पार्टी इसमें मुलव्वस है भी इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर कोई भी, क्योंकि ये जिम्मेदारी पुलिस की है, इंतजामिया की, वो इसको इन्वेस्टिगेशन करे। ठीक है। तो सब वकला बरादरी अभी क्या कर रही है, क्या इस पर एक्शन लेने जा रहे हैं? अगर वकला को ही इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर किस तरह से निज़ाम अदल चलेगा? अभी तो ताज़ा मामला है और फिर लोग उसके बाद हमने देखा है कि तमाम चीज़ें भूल जाते हैं, पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करती। हमने देखिए 3 दिन बलूचिस्तान बार में बलूचिस्तान बार कौंसिल ने योम शोक का ऐलान किया है और 2 दिन से हमारे अदालती कार्रवाई का बाइकाट है। और हमने कहा जब तक हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि वकील अदालतों में पेश हों। सबसे पहले हमारी वकील की सिक्योरिटी लाजमी है, उनकी तहफ़्फ़ुज़ हो, उनकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हो, तब वो जाकर किसी का केस लड़ेगा। और वकील अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होगा, अदालतों में इसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, रस्ते में तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, चैम्बर में तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। बलूचिस्तान में इससे कबल चैम्बर में वकील को टारगेट किया गया। 8 अगस्त में जो एक बहुत बड़ा वाक़या रोनमा हुआ था, यहाँ पे एक मजमा अक्टा हुआ, वहाँ पे बम धमाका हुआ था, अभी तक उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरा तरीके से नहीं की गई थी। तो मैं समझता हूँ जस्टिस काजी फाइसा ने एक बहुत बड़ा कमीशन बनाया था, इसके रिपोर्ट थे, इनकी फैक्ट्स फाइंडिंग थे, तो उस फैक्ट्स फाइंडिंग पे अमल दरामद की जानी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राहिब खान बलीदी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और वो यही कह रहे थे कि अदालत के बाइकॉट का फिलहाल ऐलान किया गया है। मजीद इस हवाले से शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और जो हकायक हैं वो सामने आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और सोशल मीडिया की एक बहुत ही फेमस ऐप का जिक्र करते हैं जिसका नाम है टिकटॉक। और वो सोशल मीडिया ऐप है जो कि हालिया बरसों में बहुत ही तेज़ी से मकबूल हुई है। नौजवान इससे पैसे भी कमा रहे हैं, मुतअद्दिद नौजवान इसकी बदौलत स्टार भी बन गए हैं। मगर ज़रूरी नहीं है कि आपको टिकटॉक से कमाने के लिए लाखों फॉलोअर्स की ही ज़रूरत हो, क्योंकि दर हकीकत जो कम फॉलोअर्स वाले अकाउंट हैं वो भी टिकटॉक से पैसे कमा सकते हैं। वो तरीकाकार क्या है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अब टिकटॉक ने नाज़रीन सारिफीन को कमाने का जो नया जरिया है वो फराहम किया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि टिकटॉक में ये जो नई तब्दीली है इसे गूगल के मुकाबले पर खड़ा किया जाएगा। टिकटॉक की जानिब से इस हवाले से कई प्रोग्राम्स की पेशकश भी की जा रही है, जैसे एड रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम, सब्सक्रिप्शन फीचर फॉर स्ट्रीमर्स और वर्चुअल गिफ्ट प्रोडक्ट्स, और इसके साथ साथ दीगर प्रोग्राम्स में। हर प्रोग्राम के लिए फॉलोअर्स और वीडियोस की जो तादाद है वो मुख्तलिफ है। टिकटॉक के जो क्रिएटर फंड्स हैं उनके लिए सारिफ की कम से कम उम्र 18 साल होना लाजमी है। बिल्कुल, जबकि 10,000 फॉलोअर्स और गुज़श्ता 30 दिन के दौरान कम से कम 1 लाख वीडियो व्यूज जैसी शराइत आपको पूरी करनी होंगी। तो एड रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम या टिकटॉक प्लस के लिए कम से कम 18 साल उम्र होनी चाहिए, जबकि 1 लाख फॉलोअर्स की जरूरत आपको है। और साथ ही साथ इसी तरह गुज़श्ता 30 दिन के दौरान कम से कम 5 वीडियोस का पोस्ट होना भी एक लाजमी शर्त बताई दी है। तो ये एक नया पैटर्न है जो कि अब मुतारिफ कराया जा रहा है। तो टिकटॉक लाइव से सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू के लिए 18 साल की उम्र और कम से कम 1000 फॉलोअर्स भी लाजमी शराइत हैं, जबकि लाइव स्ट्रीम में जो वर्चुअल गिफ्ट का हुसूल है उसके लिए भी कम से कम 18 साल जो उम्र रखी गई है और 1000 फॉलोअर्स की शर्त है वो पूरी करना ज़रूरी है। तो दीगर वीडियोस पर भी जो गिफ्ट्स का हुसूल है उस प्रोग्राम के लिए भी कम से कम उम्र आपकी 18 साल होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है या डिसीजन है, क्योंकि इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो बहुत 18 साल से कम उम्र नौजवान हैं वो भी इसकी लत में लग चुके हैं और हर टाइम वो सोशल मीडिया पर हैं, टिकटॉक ऐप को यूज़ कर रहे हैं और डिफरेंट तरह का एक वो जो कंटेंट है वो बनाया जा रहा है। बिल्कुल, और अच्छी बात ये है कि अगर जो लोग हैं वो इससे अगर कमा सकें, बहरहाल जो फॉलोअर्स की तादाद है वो 10,000 होना ज़रूरी है। वीडियो पर टिप्स के लिए 18 साल उम्र और 1 लाख फॉलोअर्स की ज़रूरत होगी और 1 मिनट से जो ज़ायद तवील वीडियोस है उस प्रोग्राम के लिए कम से कम 10,000 फॉलोअर्स और गुज़श्ता 30 दिन के दौरान 1 लाख वीडियोस की शराइत पूरी करना लाजमी होगी। इफेक्ट क्रिएटर प्रोग्राम अभी अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, इटली और जर्मनी में दस्तयाब है और इसमें शमूलियत के लिए कम से कम उम्र 18 साल होना लाजमी है। बिल्कुल, और जिस तरह से फोकस किया गया है, बार बार हमने भी बताया है, तो शायद अब ये इस पैटर्न को ऐड किया जा रहा है क्योंकि
क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं। पहले भी टिकटॉक बहुत से लोगों के अकाउंट्स बंद हुए हैं बहुत गैर अखलाकी हरकत के हवाले से भी। तो बच्चों को सेव करने के लिए भी ये जो कंटेंट को सेव करने के लिए कि जिस तरह का एक अच्छा कंटेंट क्रिएट किया जाए ताकि इस प्लेटफॉर्म को कोई अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। उम्र इसमें लाजमी मेक श्योर की गई है कि जो 18 साल की उम्र है वो होना लाजमी है, क्योंकि हम देखते हैं जो यंगस्टर्स हैं, बहुत छोटी 11-12 साल के जो बच्चे हैं वो भी यूज कर रहे होते हैं और हर तरह का कंटेंट हम देखते हैं। अच्छा, टिकटॉक ने बहुत सारे लोगों को अनवार पहचान भी दी है और उनको टिकटॉक स्टार्स का नाम दिया गया, बल्कि कुछ को तो मूवीज में भी साइन किया गया। आई एम श्योर आप मेरा इशारा भी समझ चुके होंगे। बिल्कुल ऐसी, और साथ तस्वीर भी चल रही होगी उनकी टीवी पर। तो जिस तरह से नबिया ये कह रही हैं जैसे हम लोग भी शो करते हैं लेकिन हमारे भी टिकटॉक अकाउंट्स मौजूद हैं, वहां से आपको एक अलग फेम मिलती है, एक अलग पहचान मिलती है। वहां पर जो ऑडियंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वहां पर लोगों को ज्यादा एंटरटेनमेंट के लिए वो देखते हैं। तो वहां से जो ऑडियंस क्रिएट होती है, मैं तो उस एज ग्रुप में नहीं आती हूँ टिकटॉक के। अब हम तो जरा फेसबुक और ट्विटर वाले जो वो एज ग्रुप है ना, या जो थोड़ा सा वो मैच्योरिटी के मेरे ख्याल से हम उस लेवल पर हैं। अब टिकटॉक पे जाके अब मैं लिपसिंग करती हूँ, अब कैसी लगूंगी? इट्स नॉट ओनली अबाउट लिपसिंग। जिस तरह से आप अगर मेकअप का कोई ट्यूटोरियल दे रहे हैं, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं अपनी वीडियोस वहां पर अपलोड कर रहा हूँ, तो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज में करेंगे, वो बिजनेस कर रहे हैं, इंटरेस्ट के मुताबिक वहां पर बेच रहे हैं, तो इसको बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान हम देखते हैं कि उस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया। जैसे कि हम वेस्ट में देखते हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो एक अनवार बहुत जबरदस्त किस्म का कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं। हमारे यहाँ अगर हमारे यंगस्टर्स जितना टाइम इस पर लगाते हैं, मेरे ख्याल से कि बहुत अच्छा कंटेंट तैयार हो भी सकता है, क्योंकि टैलेंट भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, टैलेंट पाकिस्तान में नहीं है, और जो टिकटॉक की मकबूलियत है वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो अभी प्लान तो यही है कि गूगल के मध्य मुकाबले इसको लेके जाया जाए। इन अमेरिका टिकटॉक ने यूट्यूब को पीछे ऑलरेडी छोड़ दिया हुआ है। बहरहाल नाज़रीन, ब्रेक की जानी बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन, ये नियो पाकिस्तान। और आज हम देख रहे हैं मुल्की सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके गिर्द घेरा तंग करने का जो सिलसिला है वो भी थमा नहीं है, रुका नहीं है। मजीद जो इंकशाफात हैं वो आए दिन रूनुमा हो रहे हैं। और अब एक और अहम खबर इसी हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की सहेली फराह गोगी और उनके जो शौहर हैं एहसन जमील, उनके 117 बैंक अकाउंट्स मिलने का इंकशाफ हुआ, जिस पर नैब ने दोनों को 8 जून को तलब किया है। और नैब लाहौर की तहकीकात में इन अकाउंट्स के साथ साथ 4 फॉरेन बैंक अकाउंट्स भी अनवार मंजरे आम पर आए हैं। और इन तमाम बैंक अकाउंट्स के जरिए बुज़दार दौरे हुकूमत में मजमूई तौर पर 4.5 अरब रुपए की मुबैना ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ भी हुआ है। तो दोनों मुल्ज़िमान के नाम मजमूई तौर पर 1.5 अरब रुपए की मालियत की जायदादें भी पाई गई हैं। 2021 में फराह गोगी के 97 करोड़ रुपए के असासे जाहिर किए गए थे। और अब लग ऐसे रहा है कि फराह गोगी, जो कि तहरीक अदम एतमाद के बाद सबसे पहले मुल्क से फरार हुई थी, उनके खिलाफ केसेस सबसे पहले ही मंजर आम पर आए थे, तो क्या उनके और उनके शौहर के गिर्द घेरा तंग हो रहा है? इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वकास गौरी। वकास, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 117 बैंक अकाउंट्स हैं, इतने बैंक में फिर रकम भी उतनी ही मौजूद होगी, तो नैब की जानिब से अब तलबी तो हुई है, तो इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, ये जो फरहत शहजादी या फराह खान इनको कहें या फराह गोगी कहें, जितने इनके 3 नाम हैं और इनके अकाउंट्स भी इसी तरह, मेरा ख्याल है 3 खवातीन के बराबर ही अकाउंट हैं इनके। 117 अकाउंट्स हैं और 4 जो हैं वो फॉरेन अकाउंट्स भी मिले हैं, जिसमें उस्मान बुज़दार के दौर में 4.5 अरब की जो है ट्रांजैक्शन हुई हैं। और नैब ने जो तफसीलात जारी की हैं वो बड़ी हैरान कर देने वाली होशरबा तफसीलात हैं कि इतनी करप्शन और इतनी मतलब कि कोई जो है उन्होंने शोबा नहीं छोड़ा। ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, उसके ऊपर जो है वो पैसे वसूल किए गए, उसकी अलग तहकीकात चल रही हैं, जिसका नैब मुख्तलिफ महकमों से रिकॉर्ड भी तलब कर चुका है। और इन्होंने जो अपने असासे जो थे वो 420% इजाफा हुआ। देखें, आप भी कारोबार करते हैं, हम भी कहीं ना कहीं नौकरी भी करते हैं, साथ काम भी करते हैं, लेकिन इतनी मुनाफा या इतना असासाजात में इजाफा ये पाकिस्तान में बड़ा हैरान करना है। 420%। और फिर दुबई में एक फ्लैट भी इनका लग्जरी फ्लैट भी है जो FER में रजिस्टर्ड नहीं है। कल महकमा एक्साइज ने जो गाड़ियों का रिकॉर्ड दिया है उसमें 22 गाड़ियां
वो फरत शहजादी, अलमरूफ फराह खान और जो फराह गोगी हैं उनके नाम पर हैं। तो मतलब वो एक बिल्कुल ही, आपने भी पढ़ा होगा कि जो ब्रुनाई का शहंशाह था उसको गाड़ियों का शौक था, तो ये पाकिस्तान में तो ये तो फिर वकास अरबों की ट्रांजैक्शन का मामला हुआ, वो जो कहा जाता रहा, जो इल्जाम लगते रहे कि उनके शौहर ने बुजदार दौर में बड़ी करप्शन की, फिर हाउसिंग स्कीमों का मामला, तबादलों पर पैसों के, और फिर वो जो मलिक रियाज वाली जो वीडियो ऑडियो जो गालिबन सामने आई, तो फिर तो तमाम बातें जो हैं वो फिर हकाइक पर मबनी हुई, और उसके बाद जो फरार मुल्क से इख्तियार किया गया, ये तो सबसे बड़ी बात है। अच्छा, फराह गोगी को ना वजीर आला पंजाब समझा जाता था। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो जो उस्मान बुज़दार थे, बेसिकली वो उनके बारे में ये गुमान किया जाता है कि वो बराए नाम वजीर आला थे। असल ऑफिस जो थी वो फराह गोगी चला रही थी। जितनी ट्रांसफर पोस्टिंग थी, जितने फैसले थे, जितनी तरक्कियां थी, जितने तरक्याती मंसूबे थे, उन सब में जो थे हतमी फैसला फराह गोगी का किया जाता था। जब ये चीजें सामने आई और अफसरान ने जा के शिकायतें की कि जनाब हमें तो कॉल आती है कि अगर आपने DC लगना है या आपने पुलिस में इस तरक्की हासिल करनी है तो आप जाएं फराह गोगी के पास जाएं, उनसे मिलें और उनको इतने पैसे दें। तब ये सारी जो है तहकीकात शुरू हुई। एंटी करप्शन भी एक्टिव है, नैब भी एक्शन है, इन एक्शन है। लेकिन ये जो गाड़ियों का मामला है, जो दुबई के फ्लैट्स का मामला है, इसके अलावा जायदादों की अगर मैं आपको डिटेल बताऊं तो वो भी इतनी तरक्की जो है वो किसी के नसीब में आती है कि लाहौर में उनकी 8 जायदादों का रिकॉर्ड निकला है, इस्लामाबाद में भी। तो जस्टिफिकेशन इमरान खान साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आकर दे चुके हैं। ये भी एक गजब का कमाल का मामला है। एक क्वालिटी ये भी है कि वो एक असद कैसर का एक बनी गाला में घर निकला था, तो वो खान साहब जो उनके करीबी होते हैं तो खान साहब बड़े लॉयल हैं उनके साथ। वो तहकीकात से पहले ही जो है उनको जस्टिफाई भी कर देते हैं और उनके दिफा में भी सामने आ जाते हैं। और फराह गोगी तो उनका वीक पॉइंट है। और ये मैं आपको बताऊं कि अब नैब की, एंटी करप्शन की, हुकूमत की, इन सब की तवज्जो जो है वो सिर्फ फरत शहजादी पर है, फराह गोगी पर है, उनके हस्बैंड पर है कि इनको इनके गिर्द घेरा तंग किया। लेकिन वकास आपको नहीं लगता कि जब भी कोई गवर्नमेंट जाती है उसके बाद ही इस तरह के काम किए जाते हैं? और ये नैब है, ये एंटी करप्शन इदारे हैं जो भी तमाम अब एक्शन ले रहे हैं, ये पहले क्या सोए हुए थे? पहले नहीं पता था जब वो मुल्क में मौजूद थी, जब ये सब हो रहा था, 117 बैंक अकाउंट्स खुल रहे थे, उनमें ट्रांजेक्शन्स हो रही थी, तब FBR कहाँ पर था, तब ये तमाम इदारे कहाँ पर थे? और जब इन्हें पता है अब ये मुल्क में नहीं है तो अब इनको नोटिस भेजे जा रहे हैं, क्या फायदा ऐसे नोटिस का? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है। और फराह गोगी जो हैं वो जब करप्शन कर रही थी, जब हुकूमत के जो ताल्लुकात थे, जो वसाइल थे, उनको इस्तेमाल कर रही थी, तब भी इदारे और महकमे यकीनन बाखबर थे। और अगर वो बाखबर नहीं थे तो फिर उनकी अहलियत पर सवाल होता है। लेकिन वो मुल्क से फरार भी हो गई। अब एक सवाल और भी है कि अगर फराह गोगी कल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं तो क्या जो उनकी ये सारा उनके गिर्द एक चार्जशीट बनाई जा रही है ये बिल्कुल फारिग हो जाएगी, इससे उनको रिलीफ मिल जाएगा? क्योंकि हमने देखा कि कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लातल्लुकी का ऐलान किया तो उसके बाद उनके खिलाफ ना केसेस की खबर आ रही है, ना नोटिस जा रहा है और ना कार्रवाई हो रही है। ये भी बड़ी एक बदकिस्मती है कि अगर करप्शन है तो फिर क्या उसका जो म्यार है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है? ये करप्शन के केसेस खत्म होने के लिए आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी और ये कहना पड़ेगा कि आप 9 मई के वाकयात की यकीनन हम सब मजम्मत करते हैं, लेकिन उसको इस तरीके से पोर्ट्रे करना कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो फिर खत्म हो जाएगा। हर्जी क्या है? जिन असासों का आप जिक्र कर रहे हैं, जितने बैंक अकाउंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, जो अरबों की सारी, खान साहब हमेशा अपने दौर में जो चेयरमैन PTI है वो जिक्र करते रहे हैं कि मनी ट्रेल जो है वो दें। तो फराह गोगी साहिबा आए पाकिस्तान, फेसेस करें, अगर नैब उनको तलब कर रहा है, मनी ट्रेल सामने रखें, इसमें क्या हर्ज है अगर वो गिल्टी नहीं है? देखिए, हमारी तारीख तो ये बताती है कि कोई भी ताकतवर शख्स या किसी ताकतवर शख्स का करीबी शख्स, उसको कभी सजा नहीं हुई और उनको इसी तरह खींचातानी करके और बाद में छोड़ दिया गया। और फराह गोगी की अगर बात की जाए, करप्शन जो अभी तक शवाहिद सामने आए उसकी बुनियाद पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्होंने अरबों की करप्शन की है और इनके असासे भी जो हैं वो हद से ज्यादा, आमदन से ज्यादा इनके असासे हैं। इन्होंने तकर्रुर और तबादलों में भी पैसे कमाए हैं, लेकिन कार्रवाई होगी
या ये गिरफ्तार होंगी या इनसे ये पैसा वसूल किया जाएगा, इसके बारे में मेरा ख्याल है अगर आप खुशगुमानी रखें तो फिर ये हमारी जो है वो भूल है। ठीक है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होना मुश्किल है। अभी जो ये बातें की जा रही हैं कि इंटरपोल के जरिए वापस लाया जाएगा, कुछ फिल्मी बातें तो लगती हैं कभी कभी, तो पहले कोई ऐसी एग्जाम्पल मौजूद है फिर ऐसे लोगों की जिनकी सियासी एफिलिएशन भी रही हो, तो इतना आसान है वापस लाना? अच्छा, ये बातें जो है ना ये हमेशा चलती आई हैं। जब मियां नवाज शरीफ ज़ेरे ताब थे तो आपको याद होगा कि तब शेख रशीद जो थे वो उनका पासपोर्ट कैंसिल कराने पे तुले थे। इसी तरह एक और जैसे 2 सियासी रहनुमा जो हैं उनके बारे में भी ऐसी कई शख्सियात जो हैं उनके बारे में भी ये कोशिश की गई, लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि जब इंटरपोल में आप जाएंगे तो फिर आपको मुकम्मल शवाहिद के साथ बात करनी पड़ेगी, पूरे सबूत देने पड़ेंगे और वो फिर उनको परखेंगे कि क्या ये कोई सियासी इंतकाम है या फिर ये वाकई जो है वो, इसका एक लंबा प्रोसीजर है, इतना आसान नहीं होगा। और ये वैसे ही आपको पता है कि निगरान हुकूमत चंद माह या कुछ सही मजीद रहेगी, तो मेरा ख्याल है कि ये आइंदा इलेक्शन तक ये जोर रहेगा और उसके बाद जो है वो फिर सारे पुरानी तनख्वाह। लेकिन अगर ये इंटरपोल के जरिए हो जाता है, अगर वो गिरफ्त में आ जाती हैं, तो आप नहीं समझते कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की जो अजब करप्शन की जो गजब कहानी है, बहुत सारे इंकशाफात सामने आएंगे? वकास बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि फराह गोगी वाज द मेन पर्सन। फराह गोगी जो हैं वो कुंजी थी हर तरक्की का, हर तरक्याती मंसूबे का। आपने इमरान खान की या बुज़दार की हुकूमत में कुछ भी करना है तो आपको फराह गोगी के दरवाजे से ही गुजरना पड़ता था। और वो वज़ीर उनके जो एक कज़न ने भी गुज़िश्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी ये बताया कि उनके साथ जैसे वज़ीर आज़म की फैमिली का एक प्रोटोकॉल था पीएम हाउस में, उसी तरह फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर का था। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर ये कानून की गिरफ्त में आ गई तो फिर एक नया बाब करप्शन का जो है वो खुलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हमारे साथ वकास गौरी मौजूद थे, तमाम तर हकाइक हमें बता रहे थे। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान दरख्वास्त गुजार आबिद जुबैरी के वकील शुएब शाहीन ने दलाल दिए। ऑडियो लीक्स कमीशन की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा कि एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे। चीफ जस्टिस या जज पर इल्जामात लगाकर उनके इख्तियारात को कम नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और मुबैना ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है और बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स के खिलाफ दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल दिन 11:30 बजे समाअत करेगा और जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी इस बेंच में शामिल होंगे। इस पूरे मामले पर डिटेल में बात भी करेंगे। ये अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स के हवाले से कमीशन के खिलाफ केस की समाअत हुई है और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान दरखास्त गुजार आबिद जुबैरी के वकील शुएब शाहीन ने भी दलाइल सामने रखे और ऑडियो लीक्स कमीशन की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा कि एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर एनालिस्ट एंकर पर्सन मतीउल्लाह जान ने। मतीसा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तनाई दे चुकी है, तो दरखास्त गुजारों ने अदालत से सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट्स रिव्यू एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा भी कर रखी है। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है आज समाअत में? देखिए, ये सब कुछ बड़ा हैरानकुन है क्योंकि इससे पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल दूसरे केसों की समाअत के दौरान जो पार्लियामेंट का मंजूर करदा दूसरा कानून है जो सिर्फ नजरसानी के हक में अपील की हद तक दायरा बढ़ा रहा है, उस कानून को एक्नॉलेज कर चुके हैं चीफ जस्टिस। बल्कि कुछ दरख्वास्त गुजारों को तो यहाँ तक भी उन्होंने कहा था कि अब आप उस नए कानून के तहत जो है नजरसानी दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। नया कानून भी आ गया है और बल्कि अटॉर्नी जनरल के सामने उन्होंने इस चीज को भी अप्रिशिएट किया था कि जो दूसरा कानून आया है वो सिर्फ नजरसानी की हद तक है और उसमें वो तमाम मामला नहीं डाले गए जो कि पहले वाले कानून को भी मतनाज़ा करते थे।
मगर अब ये एक्सक्यूज मी, अचानक ही ये आईनी दरख्वास्तें लगा दी गई हैं इस दूसरे कानून के खिलाफ जो दायर की गई थी, और आज उनकी समाअत उसी 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दी गई है, जो 3 रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत भी कर रहा है, और वो नजरसानी दरख्वास्त भी आज ही लगा दी गई है। ये वो नजरसानी दरख्वास्त है जिसके बारे में चीफ जस्टिस ने कहा था कि अब नया कानून आने के बाद हम देखते हैं कि क्या इसमें लार्जर बेंच बनेगा या नहीं। अब लार्जर बेंच बनाने की बजाय चीफ जस्टिस ने उस दूसरे कानून, जो नया कानून है, उसके खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं, और इसके फौरन बाद इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, और वही 3 जजेस सुनेंगे और कोई लार्जर बेंच नहीं है, जो कि कॉज लिस्ट है, उससे ये जाहिर होता है। जिससे लगता है कि ये इस तरफ एक रस्मी कार्रवाई है, पहले अब ये दूसरे कानून को भी मुअत्तल कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद वही 3 रुकनी बेंच जो है इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्तें भी सुनेगा, और ये बड़ा लार्जर बेंच जो है वो जाहिर नहीं बनाया जा रहा। तो ये दूसरा एक किस्म का हमला होगा पार्लियामेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और वो भी उन 3 मखसूस जजों की तरफ से जो तसलसल के साथ पार्लियामेंट के हवाले से और तसलसल के साथ जो है पंजाब में इलेक्शन के हवाले से केसों को सुन रहे हैं। ठीक है मती साहब, ये मुकालमा भी हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किया कि हुकूमत अपने वसाइल से ये मालूम करे, इन्वेस्टिगेट करे कि ऑडियोज कहाँ से और किस तरीके से रिकॉर्ड हो रही हैं। ये मुकालमा मैं चाहूंगी इसकी डिटेल्स आप शेयर कीजिएगा। जी, चीफ जस्टिस ने ये कहा अटॉर्नी जनरल को कि हुकूमत ने कैसे जो है बगैर तस्दीक के, बगैर वेरिफिकेशन के इन ऑडियो टेप्स को बुनियाद बना के अचानक ही अब ये कहना शुरू कर दिया है कि चीफ जस्टिस ये केस ना सुने, और खासतौर पे जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से बार बार ये सवाल उठाए गए कि कल कोई भी आके जज पे, किसी जज पे इल्जाम लगा दे और फिर वो अदालत में आके कह दे कि जनाब आपके ऊपर ये इल्जाम है तो आप ये केस ना सुने। तो हुकूमत ने बगैर तस्दीक के इन ऑडियो टेप्स की बुनियाद पे कमीशन भी बना दिया, और अब सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ये केस ना सुने, क्योंकि उन ऑडियो टेप्स में उनकी साथ साहबा की ऑडियो टेप भी शामिल है। तो ये सवाल अटॉर्नी जनरल के सामने जब उठाया गया तो अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस के सामने ये मौक़िफ़ अपनाया कि जनाब एग्जीक्यूटिव जो है वो आज खुद से किसी किस्म की ऑडियो टेप की इंक्वायरी नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि अगर हुकूमत आज खुद से ये इंक्वायरी शुरू कर देती बगैर किसी अदालती निगरानी के या किसी अदालती कमीशन की निगरानी के बगैर, तो फिर हुकूमत पे इल्जाम आता कि हुकूमत एकतरफा तौर पे जो है ये मामला कर रही है और हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती। तो इसलिए हुकूमत ने एक अदालती कमीशन बनाया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान हैं, ताकि वो इन मामला की इंक्वायरी करें जिन मामला में मौजूद जजेस का भी नाम आ रहा है। तो इसलिए ये इंक्वायरी अगर करनी है तो वो ऑडियो लीक्स कमीशन नहीं करनी है, हुकूमत ये इंक्वायरी खुद से नहीं कर सकती थी। तो इसलिए ये कहना कि हुकूमत ने बगैर तस्दीक के जो है ये सारा मामला बढ़ाया और आप चीफ जस्टिस पे एतराज कर रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। और अटॉर्नी जनरल का ये भी कहना था कि ये जितने भी मामला हैं ये आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है उसमें चीफ जस्टिस को नहीं होना चाहिए, और चीफ जस्टिस के अलावा बेंच जो भी फैसला करेगा तो फिर उसके ऊपर यकीनी तौर पे जो भी फैसला होगा उस पर अमल दरामद किया जा सकेगा। लेकिन मती साहब, फिर ये मुतालबा तो फिर गलत ही हुआ। किसी भी जज के हवाले से हम बात कर लें या हम चीफ जस्टिस की बात कर लें, किसी को भी बेंच से अलग होने का तो नहीं कहा जा सकता। ये तो बड़ी गलत रिवायत पड़ जाएगी मनमाने फैसले लेने के लिए। हुकूमत किसी भी जज को बेंच से अलग होने का कहे या ना कहे, मगर ये मामला असूल का है कि कोई भी जज अपने रिश्तेदारों से मुतल्लक मामला का जायजा नहीं ले सकता। तो मेरे ख्याल में अगर जज खुद ये फैसला नहीं कर पा रहा तो फिर हुकूमत की तरफ से या किसी भी दरख्वास्त के आगे फरीक का ये हक बनता है कि वो अदालत की नोटिस में लाए कि जनाबे वाला आपके ये रिश्तेदार का मामला है, आपको ये केस नहीं सुनना चाहिए। तो असूली तौर पे और अखलाकी तौर पे और ज़ाब्ता अखलाक भी जो आला अदलिया का है आर्टिकल 4 वो वाज़े तौर पे कहता है कि कोई भी जज जो है वो अपने रिश्तेदार का और अपने करीबी दोस्त का या कोई भी ऐसा शख्स जो उसको माली मफाद दे सकता हो उसका केस नहीं सुन सकता। यहाँ पे वाज़े तौर पे जो चीफ जस्टिस उमर ताब दयाल की जो साथ साहिबा है उनकी ऑडियो लीक्स जो है मंजर-ए-आम पे आई और उन ऑडियो लीक्स पे कमीशन बना और उस कमीशन को खिलाफ जो आईनी दरख्वास्तें आई हैं तो अब
ऑब्वियसली चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल को असूली तौर पे उन दरखास्तों की समाअत नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल जो भी फैसला करेंगे उससे उनकी साथ साहिबा को या तो फायदा पहुंच सकता है, या फिर अगर चीफ जस्टिस साहब बहुत जज्बाती हो गए तो वो साथ साहिबा को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस को ये केस सुनना ही नहीं चाहिए, और ये बात असूल की है और कानून की है और रवायात भी यही हैं, इससे कोई गलत रवायत नहीं पड़ेगी। और अगर कोई गलत इल्जाम लगाता है तो उसके लिए फिर कोई सजा मुकर्रर होनी चाहिए। गलत इल्जाम अगर कोई लगाता है तो उसके लिए तो तहकीकात जरूरी है ना। तो अगर ये इल्जाम गलत है तो ऑडियो लीक कमीशन बनाए इसलिए गया था कि इस इल्जाम की तहकीकात की जाए, बजाय इसके के जो मुतल्लिका जज है वो अपनी साथ साहिबा के मुतल्लिक केस को अपने सामने लगा दें और तहकीकात को भी रोक दें और ऑडियो लीक कमीशन को भी काम करने से रोक दें। तो एक तरफ तहकीकात को भी रोका जा रहा है और दूसरी तरफ कह रहा है कि इल्जाम जो है वो भी मुसक्का नहीं है, उनकी बगैर तस्दीक नहीं हो रही। तो जब हुकूमत तस्दीक करवाना चाहती है तो आप उस तस्दीकी अमल को मुअत्तल कर देते हैं, और जब मुअत्तल कर देते हैं तो फिर कहते हैं आपने ये बगैर तस्दीक के इल्जाम कैसे लगा दिया। तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल को बहुत जल्द इस हवाले से फैसला करना चाहिए, और कल उन्होंने ये फैसला महफूज कर लिया है। अच्छा मती साहब, जस्टिस काजी फायज ईसा ने कमीशन का काम तो रोक दिया था, मगर उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें सुना नहीं गया, इस पर भी बात हुई या इसकी डिटेल्स थोड़ी सी मजीद शेयर कीजिएगा? देखिए, जस्टिस काजी फायज ईसा बतौर सरबराह ऑडियो लीक्स कमीशन उन्होंने बाकायदा एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें काम से रोक दिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम एहतराम करते हैं। मगर उस हुक्मनामे से पहले जब 5 रुकनी बेंच ने कमीशन को नोटिस जारी किया था उन आईनी दरख्वास्तों के ऊपर, तो उस नोटिस में उनसे जवाब मांगा था। तो जस्टिस काजी फायज ईसा का जो कमीशन है उन्होंने बाकायदा एक तहरीरी जवाब दिया था, कोई 12-13 सफ़हात पर मुश्तमिल, और उन्होंने बाकायदा उन आईनी दरख्वास्तों पर एतराज़ात उठाए थे। और जस्टिस काजी फायज ईसा के कमीशन ने उस जवाब के अंदर चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल और जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीर फारूक के हवाले से भी एतराज़ात उठाए थे कि ये 3 जज कैसे जो है ये 5 रुकनी बेंच का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि इन तीनों जजों का ताल्लुक बनता है उन ऑडियो टेप्स के साथ कि जो टेप्स जिन टेप्स का जायजा ये कमीशन ले रहा है, उन टेप्स में चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल की साथ साहिबा की गुफ्तगू है, और उसी टेप के अंदर उसी गुफ्तगू के अंदर जस्टिस मुनीब का नाम भी लिया गया है कि जिसमें राफिया तारिक एडवोकेट की जो एडवोकेट ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया हैं वो ये कह रही थी कि वो मैसेजेस करती रही हैं जस्टिस मुनीब को भी और उमर ताब बंदयाल को भी, जस्टिस साहब को। तो फिर ऐसे नाम होने की सूरत में कमीशन का ये मौक़िफ़ था कि ये 5 रुकनी बेंच में ये तीनों जज नहीं हो सकते। तो ये एतराज़ात भी उठाए थे और ये बड़ी ही गैर मामूली बात थी, क्योंकि ये कमीशन सिर्फ जस्टिस काजी फायज ईसा का नहीं है, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 3 चीफ जस्टिस 2 चीफ जस्टिस साहिबान भी मौजूद हैं। तो इस लिहाज से बड़ी गैर मामूली बात थी कि ये 3 मुअज़्ज़ज़ आला अदलिया के जजों की तरफ से बराह रास्त चीफ जस्टिस पे और उनके 2 साथी जजों पे तहरीरी तौर पे एतराज उठाया गया था। और ये जो एतराज है, जो रिप्लाई था, इसको पढ़ने की कोशिश की गई कल अदालत में, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर ने रोक दिया था एडवोकेट हनीफ राही को, रियाज हनीफ राही को, और कहा था कि ये मामला अभी अदालत के सामने नहीं है। तो वो जवाब कल नहीं पढ़ने दिया गया ऑब्वियसली, और वो शायद इसलिए भी कि वो बड़ा एम्बैरेसिंग होता, मगर ऑब्वियसली ये मामला अब आगे अगर चलेगा चीफ जस्टिस के बगैर या चीफ जस्टिस के साथ ही, तो फिर ये जवाब जरूर मजीद कार्रवाई के अंदर भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो मती साहब, ऑडियो लीक्स केस में हुकूमत की तरफ से जो एतराज़ का फैसला है वो भी महफूज हो चुका है, कल की समाअत के हवाले से कुछ बताइएगा, वहाँ पर क्या मुकालमा हुआ, और साथ ही साथ अब हुकूमत का आपको क्या लग रहा है इस हवाले से, क्या स्टांस होगा जो भी फैसला सामने आता है, हुकूमत के हक में हो या खिलाफ हो? देखिए, पहली बात तो है कि हुकूमत के हक में अगर फैसला होता है तो इसका मतलब ये होगा कि चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल जो हैं वो इस बेंच से दस्तबरदार हो जाएंगे, जो बेंच ऑडियो लीक्स कमीशन की आईनी हैसियत का जायजा ले रहा है। और अगर हुकूमत के खिलाफ फैसला होता है तो इसका मतलब ये होगा कि चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल जो है वो बेंच पे बदस्तूर मौजूद रहेंगे और बेंच की आईनी हैसियत का जायजा लेते रहेंगे, जो यकीनी तौर पे बड़ी ही एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो सकती है पूरी सुप्रीम कोर्ट के लिए और आला अदलिया के जजों के लिए भी। तो ये फैसला अब महफूज कर लिया है। कल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान का ये मौक़िफ़ था कि 2 किस्म के एतराज़ात हैं इस बेंच के ऊपर इस ऑडियो लीक्स कमीशन के हवाले से।
जो जिस पे हुकूमत बात करना चाह रही है। पहली बात तो यह कि जो कमीशन की तश्कील दी गई है वो चीफ जस्टिस के मशवरे के बगैर अगर दी गई है तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि चीफ जस्टिस का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, मफादात का टकराव था, उनकी साथ का मामला था, इसलिए उनसे मशवरा नहीं लिया गया। मगर इसके बावजूद भी फिलहाल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये मामला जो है ये नया बेंच जो है इस पे बहस करेगा, नया बेंच जो है इस पे बहस सुनेगा। चीफ जस्टिस पहले ये फैसला करे कि क्या वो इस बेंच पे रहना चाहते हैं या नहीं। तो कल तक जो फैसला महफूज हुआ है वो अटॉर्नी जनरल के इसी सवाल पे हुआ है कि क्या इस 5 रुकनी बेंच में ये जिस किस्म की भी समाअत हो रही है, चाहे वो कमीशन की तश्कील की हैसियत के हवाले से या वो चीफ जस्टिस की अपनी बेंच पे मौजूदगी के हवाले से, तो ये 5 रुकनी बेंच बाद में इन मामला को देखता रहेगा। मगर पहले ये तय करना बहुत जरूरी है कि क्या चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल जो है अब इस बेंच पे मौजूद रहेंगे या नहीं, और इसी सवाल के ऊपर कल फैसला महफूज हुआ है। ठीक है, ठीक। अच्छा मती साहब, बज़ाहिर ऐसा आप समझते हैं कि लग रहा है कि हुकूमत चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट का ही इंतजार करे, क्योंकि अगर हम देखें तो गवर्नमेंट के पास, मौजूदा हुकूमत के पास इस वक्त ऑप्शंस भी काफी कम दिखाई दे रही हैं। आप क्या समझते हैं? अब देखिए 16 सितंबर को चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने रिटायर होना है। अब 16 सितंबर तक के हुकूमत के पास इंतजार करने के अलावा तो कोई रास्ता है ही नहीं है। तो अगर वो वाकई इंतजार कर रही है, जो मैं नहीं समझता इंतजार कर रही है हुकूमत के, अभी भी 16 सितंबर काफी दूर है। और आज जिस तरीके से चीफ जस्टिस ने दोनों मुकदम केसेस जो है लगा लिए हैं और खासतौर पे इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पे लार्जर बेंच बनाए बगैर उन्होंने आज ही मुकर्रर कर दिया उसके समाअत, और उससे पहले पार्लियामेंट के दूसरे कानून की हैसियत पर भी दरख्वास्तों की समाअत मुकर्रर कर दी है। तो इससे लगता है कि चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है, और वो आज जो है बज़ाहिर दूसरा जो कानून है पार्लियामेंट का उसके ऊपर भी वार करेंगे, और ये पार्लियामेंट के ऊपर ही वार होगा कि हुकूमत से इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करती है। एक जो इंतहाई एक जो जिसको कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल जो सूरत हाल बन सकती है वो ये हो सकती है कि चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल अपने गुडविल जस्टिस शो करने के लिए पार्लियामेंट का जो कानून है उसकी आईनी हैसियत की आज इब्तदाई समाअत के बाद उसको मुअत्तल करने से इनकार कर दें और उसे कहें कि नहीं, पार्लियामेंट का ये कानून है और ये पहले वाले कानून से मुख्तलिफ है, बेहतर है। और फिर उसके बाद जो 3 रुकनी बेंच बनाया गया है इलेक्शन कमीशन की नजरसानी का, उस बेंच में भी तब्दीली कर दे और लार्जर बेंच बना दे। तो ये बहुत बड़ा एक गुडविल जेस्चर होगा चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल की तरफ से, जो कि बताया बड़ा ही मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन एक रेयर पॉसिबिलिटी ये भी है। और ये अगर गुडविल जेस्चर सामने आता है तो इसका मतलब ये होगा कि फिर हुकूमत और चीफ जस्टिस के जो मामलात हैं, जो बाकी मामला जो 2-3 महीने हैं उस दौरान ये मामलात जो है वो दुरुस्त रहेंगे और हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। मगर अगर चीफ जस्टिस जो है वो पार्लियामेंट का दूसरा कानून जो है वो मुअत्तल कर देते हैं और इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त भी आज ही लगा के आज ही उसको मुस्तरद करके हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई या बहुत ही सख्त फैसला दे देते हैं, तो ये बहुत बड़ा जो है एक सेटबैक होगा और बहुत एक आईनी बहरान भी पैदा हो सकता है इससे। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद चीफ जस्टिस ये गैर मुसद्दक़ा इत्तलात है, मगर ये कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस शायद छुट्टी पे चले जाएंगे और उसके लिए पहले से कोई तैयारी भी हो रही है। तो अगर चीफ जस्टिस को ऐसा ही बहुत बड़ा फैसला हुकूमत के खिलाफ दे के आज ही नजरसानी मुस्तरद करके छुट्टी पे चले जाते हैं तो भी एक बहुत बड़ा आईनी बहरान होगा, जिससे निपटने की जिम्मेदारी फिर उनके जो है बाद में जानशीन कह ले या सक्सेसर कह ले जस्टिस काजी फायज़ ईसा के नातवा कंधों पे आन पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन मतीउल्लाह जान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा जोड़ेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। तो नाजरीन, बहुत सारी खबरें जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, बहुत सारी संजीदा नौयत की खबरें होती हैं, तो अनवार कई दफ़ा स्ट्रेस हो जाती है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं तो चाय का इस्तेमाल करती हूँ। चाय तो खैर हम तमाम लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन एक कप से उसका कुछ बनता नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने एक टपाल दानेदार मंगवाई आपके लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि आगे जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं
वो है तो आधे सर का दर्द, लेकिन जिन लोगों को थोड़ा सा सर दर्द होता है उनकी तो यही कोशिश होती है कि किसी तरह से चाय पी ली जाए। अगर नींद आ रही हो तो वो चाय पी लेते हैं और नींद को भगाते हैं या अपने सर के दर्द को दूर करते हैं। तो जो आधे सर का दर्द है उसको दर्द शकीका भी कहा जाता है, और आधे सर के दर्द की इन मुख्तलिफ कैफियत को माइग्रेन भी कहा जाता है। और आजकल तो ये बहुत ही आम भी होता जा रहा है। तो इस कैफियत में इंसान के सर में दर्द की टीसें उठती हैं, कुछ लोगों की आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, जबकि कुछ को गनूदगी होने लग जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ लोगों को इसके साथ साथ जो इनवार सिम्टम्स हैं उसमें वॉमिटिंग या मतली की कैफियत, नौजिया हो जाना बड़ा कॉमन होता है। इसके अलावा कुछ लोगों को इस कैफियत में सितारे या जलती हुई जो तेज रोशनी आए उससे भी तकलीफ होती है। तो हर इंसान में जो माइग्रेन का जो दौरानिया है और जो सिम्टम्स हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। कुछ को सिर्फ चंद मिनट की तकलीफ रहती है, कुछ अफराद को ये दर्द घंटों रहता है। बहरहाल जो रिसर्च है, तहकीक है, उसके मुताबिक आधे सर का दर्द 16 साल से 40 साल की उम्र तक के लोगों को ज्यादा होता है। इसी हवाले से बात करेंगे पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी हमारे साथ आज इन कॉन्वर्सेशन है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने एक बार फिर से टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। तो आधे सर का दर्द एक बड़ा मसला है। जो लोग इसमें मुब्तला होते हैं ना तो वो अपने काम पर फोकस कर पाते हैं और काफी तकलीफ में रहते हैं। बहुत कुछ तो माशाल्लाह आप दोनों ने पहले ही बता दिया और उसमें कुछ चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ। पहली बात ये कि ये जो इट इज़ 4 times मोर कॉमन इन फीमेल्स, 4 गुना ज़्यादा ख़वातीन में ही होता है। और मे बी इसकी रीज़न एक ही होती है कि ख़वातीन में जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं, इसीलिए ड्यूरिंग जो स्पेसिफिक डेज ये ज़्यादा हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। सो वजह ये हुई कि हार्मोन्स की वजह से फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अब पहचानना ये ज़रूरी है कि क्या ये आम सर का दर्द है या ये माइग्रेन है। आम सर का दर्द आपको किसी जगह पे भी हो सकता है, एक छोटी सी टैबलेट खाएंगे वो जो रूटीन में हमारे घरों में मौजूद होती है उससे ये ठीक हो जाएगा। लेकिन माइग्रेन बार बार होती है और स्पेसिफिक एक पॉइंट पे होती है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आधे सर में हो। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनको पूरे सर के एक कोने में कहीं पे दर्द है, पीछे दर्द है, साइड पे दर्द है, और वो इतनी ज़्यादा होती है कि उनकी वहाँ पे चीखें निकल जाती हैं और रोना शुरू कर देते हैं। और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद एकदम ख़त्म हो जाएगी बगैर किसी दवाई के। ठीक है। सो माइग्रेन की बहुत सारी मुख्तलिफ अक़साम है, उनको पहचानना ज़रूरी है क्योंकि इसकी 3-4 स्टेजेस होती हैं। और पहले पेशेंट को पता चल जाता है मुझे दर्द होने वाली है, उसको ख्याल आने शुरू हो जाएंगे, उसके पट्टे खिंचने शुरू हो जाएंगे, उसको मुख्तलिफ किस्म की खुशबुएँ आनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद ये पूरा अटैक आता है। वो अटैक 2 घंटे से लेके 72 घंटे तक रह सकता है। उसमें उसको जैसे आपने बताया नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, रोशनी बुरी लग सकती है, शोर बुरा लग सकता है, स्मेल बुरी लग सकती है। और जब ये अटैक ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद भी कुछ आफ्टर अटैक से टाइम गुजरता है जिसमें कन्फ्यूजन है, अगेन उनको समझ नहीं आ रही थी मुझे क्या हो रहा है। सो इट वेरीज फ्राम पर्सन टू पर्सन। और लेकिन ये है और बहुत जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा लोगों को है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, अब जो हम ये देखते हैं जब भी ऑब्वियसली दर्द किसी को होते हैं, कोशिश तो ये होती है जल्दी जल्दी कोई टैबलेट ले ली जाए और उससे ही फ़र्क पड़ जाए। लेकिन यही जो मेरी अभी तक की नॉलेज है कि इसकी कोई प्रॉपर टैबलेट नहीं है, कोई मेडिसिन अभी तक इसकी नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं बेसिकली वो सिम्टोमेटिक है। उसमें होता क्या है, उसमें होता है कि कुछ खून की नालियाँ यहाँ पे डायलेट या फैल जाती हैं, पर ठीक खिंचना शुरू हो जाते हैं तो मरीज़ को लगेगा जैसे अंदर कोई मशीन चल रही है, वो ठक ठक करके वो शुरू हो जाती है। अब सबसे बेहतरीन हल तो इसका ये है कि जिसको ये पता है कि मुझे माइग्रेन है, पहली बात है कि वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स ही ना होने दें, वो भी हम उस पर भी बात करते हैं। दूसरा, अगर उसको पता चल जाता है कि मुझे माइग्रेन शुरू होने वाली है, दैट इज़ द टाइम जब आप दवाई खाएं। अगर ड्यूरिंग पीक स्टेज में दवाई खाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुख्तलिफ किस्म की दवाई जो किसी को सूट कर जाती है वो लें तो उससे फर्क पड़ जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, हमने अभी तक इसकी वजूहात का तस्करा नहीं किया कि ये किन रीजन की बिना पर माइग्रेन का अटैक होता है या किन लोगों में होता है। 70% इट्स अननोन। आजकल हम सारी तहकीक के बावजूद ये पता नहीं चला सके कि माइग्रेन क्यों होती है। 30% में जो रीजन हैं उसमें फीमेल जेंडर है, फेमिलियल है, फैमिली में अगर एक को है तो बिल्कुल वो ट्रिगर करती है। फिर कई लोगों को स्ट्रॉन्ग स्मेल से शुरू हो जाती है, जैसे पेट्रोल है, ईथर है, नया पेंट हुआ है, पेट्रोल पंप पे गए, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, उससे शुरू हो जाती है। फिर ये जो हाई निकोटीन है जैसे सिगरेट्स हैं, हाई कैफीन है जैसे कॉफ़ी है, फिर चॉकलेट्स हैं, ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं हर एक के। अच्छा, हम तो नॉर्मली सुनते हैं ना, बड़ा कॉमन है हमारे यहाँ कि थकावट हो गई या स्ट्रेस है, नींद पूरी नहीं हुई, सुस्ती है या सर में दर्द है खासकर, तो हम उस वक्त
फौरन चाय इस्तेमाल करते हैं, चाय कॉफ़ी का, कि ये अब हमारा जो दर्द है पेन इससे, लेकिन माइग्रेन में टोटली ऑपोजिट आप बता रहे हैं कि जिन लोगों को इसका अटैक होता है वो कैफीन से उनको दूर रहना है। जी बिल्कुल, चाय किसी हद तक दैट इज ओके, बट जितना कैफीन लेवल अगर सपोज कॉफ़ी में है तो वो जो स्ट्रॉन्ग हम ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं तो कई लोगों को उससे शुरू हो जाती है। और बाकी जो आपने बिल्कुल ठीक कही, जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स में इसकी थकावट, ओवरवर्क, एग्जर्शन, लैक ऑफ स्लीप एंड स्ट्रेस, यस ये सब इसमें शामिल है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं ये फिर ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से ही पैदा होता है, और इसका जो एक फिर ट्रीटमेंट है वो सेफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, या जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इतनी रिसर्च भी हो चुकी है, किसी भी एक पॉइंट तक साइंस भी नहीं अभी तक पहुंच चुकी कि ये क्यों होता है? अच्छा, इसके ट्रीटमेंट के दो पार्ट्स हैं, याद रखिए। पहला बात काम ये करें कि हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। अगर घर में माइग्रेन शुरू होगी है तो क्या करना चाहिए, घर में ही ऑफिस में शुरू होगी है तो क्या करना चाहिए, और अगर ज़्यादा होगी है तो फिर क्या करना चाहिए। घर में है, आप किसी ऐसे कमरे में चले जाएं जिसमें रोशनी कम है, पानी का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा कर दें, ऐसे कमरे में चले जाएं जहाँ पे टीवी नहीं है, जहाँ पे लाइट्स नहीं है, फ्लिकरिंग लाइट्स नहीं है, थोड़े रेस्ट करेंगे तो आप बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। नंबर दो, आगे डॉक्टर के पास दो तरह के लोग होते हैं। एक जैसे आपने कहा न्यूरोलॉजिस्ट, हमारे जो न्यूरोलॉजिस्ट कोलीग्स हैं वो मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ देते हैं, वो कम्बिनेशन होते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ आ गई, हम लोग पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, जैसे मेरे पास बेशुमार मरीज आते हैं, हम उसका ओजोन से ट्रीटमेंट करते हैं। अब ओजोन क्या है? ओजोन इज बेसिकली एन ऑक्सीजन, उसको हम स्किन में लगाते हैं, स्किन के ऊपर एक नीडल से लगाते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाती है एंड दैट हेल्प्स टू रिवर्स ऑल दो सिम्टम्स, यानी उसमें जो खून की नाली डायलेट हुई है वो अपनी जगह में चली जाएगी, जो इसके अलावा जो उसके अंदर जो पट्टे खिंचे हुए वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। ये भी इट्स अ वेरी सेफ ट्रीटमेंट, उसको हम कोई ट्रिगर नहीं करते, कोई इंसर्ट नहीं करते, कोई टिक्का नहीं लगाते, दैट इज स्पेसिफिक वे टू ट्रीट। हमारे पास बेशुमार मरीज हॉस्पिटल में भी आते हैं, बाकी जगहों पे भी आते हैं एंड दे गेट बेटर। अच्छा डॉक्टर, जिस तरह से आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में कहा कि खवातीन में इसकी परसेंटेज ज़्यादा हम देखते हैं, और ख़ासकर उन खवातीन में जिनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हम देखते हैं। एक बहुत कॉमन मसला खवातीन को PCOS का हम देखते हैं, जिसमें खवातीन के जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो अगर उन खवातीन को माइग्रेन का भी इशू है तो दे शुड ट्रीट फर्स्ट फॉर PCOS। उसके लिए अगर वो ट्रीट करेंगे तो हो सकता है कि उनका जो माइग्रेन का इशू है वो भी किसी हद तक कंट्रोल या काबू में होगा या कम होगा। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बेसिकली जब हार्मोन्स कंट्रोल में होंगे तो वो जो ट्रिगरिंग फैक्टर है वो एक कम हो जाएगा। तो उसमें फिर ये होता है, क्योंकि हमारी जो PCOS वाली खवातीन हमारे पास आती हैं वो डिप्रेशन में भी होती हैं, बिकॉज दे हैव गॉट सर्टेन लॉट मेनी अदर इश्यूज जो इस वक्त हमारा स्कोप नहीं है उसको। लेकिन आपकी बात ठीक है, अगर वो ट्रीट कर लिया जाए, और इन लोगों को जिनको PCOS है उनको माइग्रेन की लेवल भी ज़्यादा है, उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, तो हमारे पास ऐसे बेशुमार लोग आते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अभी जिन लोगों को बार बार ये मसला रिपीट हो रहा है, बार बार हर हफ्ते में एक दफ़ा, दो दफ़ा या महीने में 2 दफ़ा माइग्रेन का अटैक आ रहा है, तो फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट भी मौजूद नहीं है, सिर्फ आप पेन किलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या किसी और बीमारी की तरफ भी फिर आपको ग्रेजुअली ले जाता है? इसमें एक जो आपने ज़बरदस्त बात की, एक चीज़ का आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि आम माइग्रेन, आम दर्द में और ख़तरनाक वाले सर के दर्द में क्या फ़र्क है जी। ये मालूम करना ज़रूरी, क्योंकि घरों में हम ट्रीट किए जाते हैं, हमारे पास जो मरीज़ उस वक्त आते हैं जब वो एक हाथ से गुजर चुके होते हैं। अब चंद चीज़ें, इसको हम रेड फ्लैग्स कहते हैं, इनको याद रखें। मतलब अगर बावजूद ट्रीटमेंट के, हर तरह की ट्रीटमेंट, सर दर्द को आराम नहीं आ रहा, नंबर 2 बुखार चढ़ना शुरू हो गया, नंबर 3 वॉमिटिंग शुरू हो गई है, चक्कर आने शुरू हो गए, और सबसे खतरनाक बात फिट पड़ गया, किसी को दौरा पड़ गया, समझता है कि ये कोई ब्रेन में मसला भी हो सकता है, कोई और मसला भी हो सकता है। दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर जी क्या मसला है। और बाकी आपकी बात, हर पेशेंट को अपना पता चल जाता है कि मुझे दर्द होने वाली है, हर मरीज को दवाई अपनी सूट करती है, जो मुझे दवाई सूट करती है मैं भी शायद दूसरों को ना करती हूँ। तो अगर आप दवाई ये खा रहे हैं तो हरगिज़ का मतलब ये नहीं कि मैं भी वही अच्छा डॉक्टर साहब, यूजुअली क्या होता है कि हम डॉक्टर्स के पास जाने का हमारे यहाँ तो रुझान नहीं है, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा तबका हमारी सोसाइटी उस तरह से अवेयरनेस उनमें नहीं है। अक्सर रिक्शों के पीछे लिखा हुआ पड़ा होता है कि दिल के मरीजों का इलाज इतनी अजवा खजूरों से, एंड आई एम श्योर कि बड़ी तादाद में लोग जाते भी होंगे। इसी तरह अगर आप पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लोग अपनी बहुत सारी तकालीफ के लिए हजामा भी करवाते हैं, और मुझे लास्ट टाइम ही मालूम पड़ा कि सर में भी कप थेरेपी की जाती है और सर में भी हजामा किया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग माइग्रेन के लिए या दर्द शकीका के लिए भी थेरेपीज करवाते होंगे। आप इस हवाले से, या मेडिकल साइंस इस हवाले से क्या कहती है? मैं चाहूँगी आप थोड़ी सी बात ज़रूर करें। देखिए, इस बारे में मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता कि ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। ठीक है।
लेकिन लोग करवाते हैं और लोगों को उसमें फ़ायदा भी होता है। तो उसकी मेडिकल लॉजिक क्या है कि ब्लड निकाल के क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में भी हम कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ये कि ठीक है, ये फ़र्क पड़ता है लोगों को, तो जो करवाना चाहते हैं वो करवा रहे। सिर्फ इसमें रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो जिस चीज़ से हजामा करते हैं उसको स्टेरिलाइज होना चाहिए, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि उसको ये पता हो कि जब ब्लड वेसल आप किसी की खोल देते हैं उसमें जो इन्फेक्शन होती है वो ठीक ही नहीं होती। तो वो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखना चाहिए, और इसके बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हर बंदा अपने अपने हिसाब से करा सकता है। ठीक है, तो जो पेन मैनेजमेंट का आप ये जिक्र कर रहे हैं, एक प्रोसीजर आपने भी बताया है, वो जो ऑक्सीजन के थ्रू उसको काम डाउन किया जाता है या रिवर्स किया जाता है, वो अभी तक कितना इफेक्टिव है? वेरी इफेक्टिव। अभी हम थोड़े लोग हैं जो पाकिस्तान में ये काम करते हैं, बट इट्स वेरी इफेक्टिव। कुछ अर्से पहले मैंने अमेरिका में भी डेमोन्स्ट्रेशन दी थी इसी चीज़ के बारे में, तो अभी इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। देखिए, हमें ट्रीटमेंट ऐसा चाहिए जो सेफ हो, जिसमें स्टीरॉइड्स ना हो, जिसमें एंटीबायोटिक्स ना हो, जिसमें बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ना हो, तो इसमें कोई दवाई नहीं है। तो इसलिए इसका कोई नुकसान भी नहीं है, ज़्यादा ये होगा पूरा फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान भी तो कोई नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि इसमें जो हम सब सोचते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो डायबिटीज़ है, कि दवाई लग जाएगी, इसमें लगने वाली भी चीज़ कोई नहीं है। सो देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग द न्यू ट्रीटमेंट। इस हवाले से कोई आगाही है, क्योंकि क्या ज़्यादा लोगों को इसका पता है और ये ट्रीटमेंट महंगा है या नॉर्मल रेंज में है, ये भी बड़ा कंसर्न होता है लोगों का, इसलिए वो डॉक्टर को नहीं देखते और उनकी कोशिश होती है कि बस पेन किलर ले लिया जाए और टाइम गुजारा जाए। पहली बात ये कि ये आगाही नहीं है, बहुत कम है, आप लोग ही हैं जिसकी वजह से आगाही होगी। नंबर 2, महंगा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें तो कोई दवाई नहीं लगानी, कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ आपने एक ओजोन, हमारी ऑक्सीजन जनरेटर्स होते हैं, उसे ओजोन लगानी है, स्किन में लगा देनी, बस खत्म। इसमें तो महंगा है ही नहीं है, सिर्फ कंसल्टेशन जो होगी अगर किसी हॉस्पिटल में कराएंगे तो वो ऑलमोस्ट फ्री है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले भी जब हमने गुफ्तगू की तो आपने जिस तरह से कैफीन का बताया और कॉफ़ी का बताया, इस तरह से हम श्योर बहुत सारे खाने ऐसे होंगे जिससे थोड़ा सा परहेज़ बरतना होगा, खासकर वो लोग जो कि स्वेयर पेन में मुब्तला होते हैं। फॉर एग्जांपल चॉकलेट भी ख़वातीन की बड़ी फेवरेट होती है, लेकिन बहुत सारे लोग अनअवेयर होते हैं, उनको नहीं मालूम कि कैफीन कम लेनी है या चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं करना। और कौन कौन से ऐसे खाने हैं जिनसे ये माइग्रेन या दर्द शकीका ट्रिगर हो सकती है? उसमें जी फास्ट फूड, सारा फास्ट, जो चीज़ भी डीप फ्राइड है, इसके अलावा वो चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा मसाले इस्तेमाल होते हैं, फिर वो चीज़ जिसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं इसको ट्रिगर करती हैं। क्योंकि हमें कॉज तो पता नहीं है, हमें ट्रिगरिंग फैक्टर्स पता है, भाई ये चीज़ लोगे तो ट्रिगर हो जाएगी। इसी तरह जैसे मैंने बाकी आप पहले बताई, स्ट्रेस से लेके हर चीज़, सो स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले तमाम खाने, और इसमें ख़ास तौर पे जो फिज़ी ड्रिंक्स और ये जो फास्ट फूड है किसी भी किस्म का, दैट इज़ द ट्रिगरिंग फैक्टर। ठीक है, तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम ये सुनते हैं कि आपको अगर फिट बॉडी चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, दिल की सेहत की अगर हम बात करते हैं तो आपको वॉक करनी चाहिए, तो दिमाग की सेहत के लिए क्या करना चाहिए? वॉक, उसके लिए भी वॉक। देखिए, जब आपके खून की सप्लाई बढ़ेगी तो सारी बॉडी में बढ़ेगी, प्लस यू गेट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। वॉक जैसी मैं कहता हूँ, जिसके पास जिम नहीं है, जिसके पास स्विमिंग पूल नहीं है, वॉक तो कर सकते हैं ना। ठीक है, आप चाहे घर में करें, छत पे करें, गली में करें, कमरे में करें, कर तो सकते हैं ना। बाकी हम सब बहाने करते हैं ना करने के। तो इसलिए अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह हमने बहुत सारे वीडियोस में या बहुत सारे सुना हुआ है, स्पिरिचुअली भी हमारी जो स्पिरिट है, हमारी जो रूह है, उसकी भी एक ग़िज़ा होती है। हम अपने जिस्म की तो हेल्थ की बात करते हैं कि इसके लिए वॉक करें, लेकिन जो स्पिरिचुअली है वो भी, उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, या जहनी रूहानी सुकून के लिए मेडिटेट करना दिन में 10 से 15 मिनट, वो भी बड़ा रिकमेंडेड है, उस पर बड़ी बात भी होती है। आपका इस पर शॉर्ट कमेंट लेना चाहूँगी। बेहतरीन चीज़ है, लेकिन आप ये सोचें कि नमाज से बड़ी मेडिटेशन कोई भी नहीं। जो बंदा नमाज पढ़ता है, पूरे खुशी खुजूर से पढ़ता है, उसको माइग्रेन की जो अटैक्स है वो कम आते हैं और उसकी इंटेंसिटी भी कम होती है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। देसी पहलवानी पाकिस्तान की पहचान है और एक वक्त होता था जब पहलवानों को शाही दर्जे हासिल थे। पहलवानों की ताकत और दंगल के मुकाबले देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे और इन अखाड़ों का रुख करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के हमारे बड़े खास मेहमान हैं रुस्तमे पाकिस्तान हैं, जिन्होंने हाल ही में रुस्तमे पाकिस्तान का एजाज टाइटल अपने नाम किया है। उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ जनाब ज़मान अनवर जानी मौजूद। अस्सलाम वालेकुम ज़मान साहब, सबसे पहले तो आपको बड़ा मुबारकबाद हम देना चाहेंगे। रुस्तमे पाकिस्तान एक बड़ा एजाज है, टाइटल आपने अपने नाम किया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू आपका
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा टाइटल है रुस्तम पाकिस्तान। ये तकरीबन पिछले 7-8 माह से ये कंपटीशन चल रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा दंगल होता है, जो 1 साल से इसकी ट्रेनिंग चलती है, फिर उसके बाद इसके मुकाबले स्टेप बाय स्टेप होते हैं। पहले हमारे डिपार्टमेंट ट्रायल होते हैं, फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान से 16 लड़के सेलेक्ट होते हैं, जिनको प्री क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल जो पंजाब स्टेडियम लाहौर में हुआ है। तो इस तरह ये चलता है पूरा। ठीक है, तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितनी खुराकें खानी पड़ती हैं? हाँ जी, तैयारी तो 1 साल से, पिछले तकरीबन जब से मैंने पहलवानी शुरू की है 2009 से, तब से मेरा ड्रीम था कि ये मैं रुस्तम पाकिस्तान जीतूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2011 में भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मैं 3rd रहा था तब। तो उसके बाद अब मुझे मौका मिला था 2023 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थ्रू आउट तैयारी कर रहा था, लेकिन पिछले 1.5 साल से मुकम्मल इस पर फोकस किया था। जब से कॉमनवेल्थ गेम से मैं आया हूँ, तो तब से मैंने फोकस किया हुआ था कि मैं रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल जीतना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। तो ज़मान साहब, दंगल अभी भी पाकिस्तान में उतने ही शौक के साथ, उतने ही इंटरेस्ट के साथ देखे जाते हैं जैसे आज से कुछ अर्सा पहले वक्त था? हाँ जी, लेकिन आज के दौर में भी ये बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि दंगल भी, कुश्ती भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और इस तरह ये ना शौक बिल्कुल पीछे की तरफ जा रहा है। लेकिन जिस तरह आप दंगल हो रहे हैं, हुकूमत इंटरेस्टेड हो, तो इंशाल्लाह ताला इस तरह ही अगर दंगल होते रहे तो ये पहलवानी बहुत आगे भी जाएगी, और ये कल्चर है जो एक हमारा देसी कुश्ती का, तो ये भी उजागर रहेगा। ये आप जरा दिखाएंगे अगर हमारे नाजरीन को, आई एम श्योर उनके इंटरेस्ट के लिए उनको दिलचस्प लगेगा। क्या कहते हैं इसको? बुर्ज कहते हैं। और ये कैसे इस्तेमाल होता है, किस चीज का सिंबल है? ये बस ऐसे ही है, रवायती तौर पर ही इस्तेमाल होता है। पहले तो ये मारने के लिए भी इस्तेमाल होता था। और कितना वजन है इसका? इसका वजन होगा 7-8 किलो तो होगा। हाँ जी। तो ये खेल में पहले इस्तेमाल होता था? हाँ जी। तो अब ये एजाजी तौर पर होता है कि एक पहलवान के पास इस तरह का हो। जबरदस्त। तो इंटरनेशनली जो आगे हम देख रहे हैं, इंटरनेशनली आपके क्या प्लान्स हैं? बैनुल-अक़वामी सतह पर किन मुकाबलों में शिरकत करने के आप ख्वाहिशमंद हैं? हाँ जी, मैं रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल हुआ हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब फोकस है कि ओलंपिक में क्वालिफाई किसी तरीके से हो सके। तो इंशाल्लाह ताला उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। एशियन गेम्स आ रही हैं नेक्स्ट, तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो होपफुल है इंशाल्लाह ताला अल्लाह अच्छे रिजल्ट दिखाएगा। तो पहलवानों का हमने हमेशा देखा है ना मूवीज में या जब डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं कि बड़ी भारी भरकम ग़िज़ा खानी पड़ती है, खुराक होती है। तो क्या लाखों रुपए का खाना रोज का होता है? नहीं, लाखों का तो नहीं है, लेकिन खाना पड़ता है। अच्छा। स्टेप बाय स्टेप, मैं स्टेप बाय स्टेप खाता हूँ ना। मैं ज्यादा एक चीज पर नहीं फोकस करता। गोश्त, देसी घी, इस तरह की ग़िज़ा होती है? हाँ जी, ये भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन मिकदार बाय मिकदार, मीट बाय मीट चलते हैं। तो इस तरह मॉर्निंग में मैं उठकर थोड़ा सा मुरब्बा या शरबत वगैरह ले लेता हूँ। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद थोड़ा सा प्रोटीन ले लिया। उसके बाद थोड़ा सा प्रोटीन कितना होता है, जरा पोर्शन अगर आप हमारे साथ शेयर करें। इसको आप थोड़ा सा कह रहे हैं, वो हमारे लिए है कि दूध 1-2 गिलास ले लिया, यानी कि 1 kg दूध ले लिया, जिसमें एग वाइट ले लिए 5-7। तो उसके बाद थोड़ा सा दलिया ले लिया। तो इस तरह ही चलता है। फिर शाम में यानी कि दोपहर में डिनर में तो हम इस तरह कर लेते हैं कि देसी खुराक थोड़ी सी ले लेते हैं। थोड़ा सा गोश्त वगैरह या देसी मुर्गी की यखनी वगैरह 1-2, उसके साथ रोटी जो होती है, फिर उसके सलाद थोड़ा सा, फिर उसके बाद जोहर की नमाज के बाद थोड़ा सा दूध लेकर तो रेस्ट करते हैं। फिर शाम की ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करते करते आपने कम से कम 5 किलो तो दूध ही आपने गिनवा दिया। ठीक है, तो फिर इतना ज्यादा खर्चा किस तरह से मैनेज करते हैं? जो आपका बोर्ड है वो आपकी हेल्प कर रहा है, गवर्नमेंट इस हवाले से कुछ कर रही है? क्योंकि इतने ज्यादा पैसे लगा के, और मेरा ख्याल है हमने सुना आपको 10 लाख रुपए का इनाम मिला है, तो फिर तो इस खुराक के साथ तो 10 लाख जस्टिफाइड नहीं है। हाँ जी, ये हम ना, मैं ऑलरेडी गैपको का मुलाजिम हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लुक आफ्टर करते हैं हमारी। तो जो एक मंथली सैलरी आती है उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। उसके अलावा बस घर वालों को शौकीन है, क्योंकि हम नस्ल बाय नस्ल चल रहे हैं इस खेल में, तो वाले साहब हैं, फिर वो इंक्लूड कर देते हैं, तो सिस्टम चल जाता है। अच्छा, कभी कोई इंजरीज भी होती हैं बड़ी नौयत की? वो भी जाहिर सी बात है, खेल इस तरह का है, कभी कोई इस तरह का भी इंसिडेंट हुआ हो?
हाँ जी, मैं लास्ट 2017 में रशिया में था, तो मेरा ये ACL ब्रेक हो गया था घुटने का, तो फिर मैंने ऑपरेट कराया। वो काफ़ी देर, 1 साल 1.5 साल मैं चारपाई पर ही रहा। तो फिर उसके बाद काफ़ी लोगों ने बोला कि छोड़ दो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कैरी किया और आज तक अल्लाह का शुक्र है कि चल रहा हूँ। जो आपकी तरह रुस्तम में पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम करना चाहते हैं, वो बच्चे, वो यंगस्टर, नौजवान, उनको क्या गुर देंगे या क्या टिप्स देंगे, क्या कहेंगे? यही है कि अपनी एक लगन होनी चाहिए, एक विजन होना चाहिए, उसके मुताबिक बंदा मेहनत करे, उसके मुताबिक चले तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला फल देता है। तो बकाया मैं तो कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ताला को राज़ी करूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को एक तरफ रुजू करता हूँ, तो अल्लाह ताला मदद भी करते हैं और अल्लाह ताला इज़्ज़त भी देते हैं। ठीक है, तो पहलवानी के अलावा क्या क्या शौक़ हैं? क्रिकेट देखता हूँ ज़्यादा। अच्छा। और उसके अलावा बस क्रिकेट टाइम इतना मिलता है, सिर्फ देखने के टाइम मिलता है। हमारी गेम ही खुद इतनी शेड्यूल के मुताबिक होती है कि हम पूरा दिन में 1, 2, 3 घंटे जैसे सोशल मीडिया पर थोड़ी देर ऑन हो गए, यहाँ अपना मैच वगैरह देख लिया। ठीक है, और ये कहते हैं कि पहलवान जो है सिर्फ जोर आजमाई का काम है, लेकिन गुर भी उसमें साथ साथ ऐड है कि आपको गुर बड़े अच्छे आने चाहिए। हाँ जी, बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निक का बहुत अमल दखल है। अब तो सारी पहलवानी जो है इस टेक्निक के ऊपर, टेक्निक से ही खाना है, टेक्निक से ही जोर लगाना है, टेक्निक से ट्रेनिंग करनी है। अब तो सारी चीज़ ही टेक्निक के ऊपर आ गया, तो ज़्यादा फोकस टेक्निक पर करते हैं और ये दूसरी चीज़ें साथ कवर हो जाती हैं। अच्छा, जिस तरह से हम देखते हैं कि दूसरे खेलों पर बड़ी तवज्जो होती है हुकूमत की, जैसे कि क्रिकेट पे, और बाकी खेल ज़रा नज़रअंदाज हो जाते हैं। बहुत सारे खेल तो ख़त्म भी हो चुके हैं हमारे यहाँ। क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत पाकिस्तान से, अगर कोई आपको सुन रहा हो, कि इस खेल पर भी तवज्जो देनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, जो भी बड़ी बड़ी गेम है, अगर देखा जाए तो हॉकी के बाद ना सबसे ज़्यादा मेडल हमारी गेम के, रेसलिंग के, तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर हुकूमत इस पर सपोर्ट करे या इस पर इन्वेस्ट करे तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ओलंपिक में भी जाएगा और ओलंपिक से मेडल भी ला सकता है। बारहा कह चुके हैं हम इसके बारे में कि अगर हम कॉमनवेल्थ से जब से आए हैं तब से कह रहे हैं कि ओलंपिक क्वालिफाई राउंड आ रहे हैं, अगर कोई ट्रेनिंग टूर मिल जाए, ट्रेनिंग का शेड्यूल बन जाए, इंटरनेशनल ट्रेनिंग का, हमारा इस तरह होता है सिस्टम कि हमारे पार्टनर जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा अच्छी गेम होगी। बॉडी कॉन्टैक्ट गेम है ना हमारी, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। तो इस लिहाज से तो हम बारहा कह चुके हैं कि अगर ट्रेनिंग कैंप मिल जाए, इंटरनेशनल या इंटरनेशनल प्लेयर आ जाएं, तो फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से कि इस तरह के अपना इस चीज़ पर फोकस किया जाए, प्रोग्राम जो हैं वो किए जाए। ठीक है, तो अभी तो हम देख रहे हैं कि जो अखाड़े हैं वो तो शहरों से भी काफ़ी कम हो चुके हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। गुजरांवाला में हमारा जना हेल्थ क्लब, तो उसके हम अगर नेशनल में जा रहे हैं तो 7 से 8 लड़के वहाँ से निकल रहे हैं गुजरांवाला क्लब में। तो अभी तक उसका थोड़ा सा काम होने वाला है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हम कल भी कमिश्नर साहब से मिले हैं, तो इंशाल्लाह अगर वो भी अच्छा हो जाए, उसके ऊपर भी वर्क हुकूमत पाकिस्तान करे, तो इंशाल्लाह ताला वहाँ से ही ओलंपिक मेडल निकलेंगे। ठीक है, तो काफ़ी हमने बॉलीवुड की कुछ फिल्म्स देखी हैं पिछले कुछ अरसे में, बनी है, सुल्तान बनी है, दंगल बनी है, तो वो तैयारी के जो मराहिल हैं, जिस तरह से फिल्माए गए हैं, वैसे ही तैयारी करते हैं आप लोग भी? हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल सेम ही है। इस तरह ही तैयारी करते हैं, इस तरह ही मुश्किल वक़्त आते हैं, इस तरह ही सारा कुछ जो सेम उनमें फिल्माया गया है ना, इस तरह ही है, सेम बिल्कुल ऐसे। मुर्गा आप कितनी देर में पकड़ लेते हैं? नहीं, वो ऐसे ही होता है ना, टेक्निक अलग-अलग है, तो मेन काम ये है कि अपना स्टेप बाय स्टेप अपना इसको बोलते हैं अपनी स्पीड के लिए उसको अपना फोकस रखें, पकड़ना है उसको, जल्दी जल्दी पकड़ना है, उसको टाइम वो डिफरेंट चीज़ों में हो जाता है कवर। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर रुस्तम पाकिस्तान हमारे साथ नाजरीन इन कॉन्वर्सेशन थे और अपने जो भी उनके तजुर्बात थे, एक्सपीरियंसेस थे, उस हवाले से बता रहे थे। बिल्कुल आसान नहीं है, हुकूमत को भी चाहिए कि इसमें नजर रखे, तवज्जो दे। तो नाजरीन, प्रोग्राम का हमारा वक्त खत्म हुआ है। 2 घंटे की एक इतनी टफ रूटीन के बाद मेरा ख्याल है 1 कप चाय का और बनता है, बिल्कुल बनता है। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।